गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए लास्ट क्लास हम लोगों ने फॉरेन एक्सचेंज में रिस्क मिनिमाइज तो नहीं किया था, रिस्क एनालिसिस किए थे। मेनली हमने इसमें ये देखा था कि जब भी दो पार्टी के बीच में ट्रांजैक्शन होंगे, जैसे कि मिस्टर यूएसए, मिस्टर यूके का करेंसी है पाउंड, यूएस का करेंसी है डॉलर, इन दोनों के बीच में जब भी ट्रांजैक्शन होंगे एक्सपोर्ट या इंपोर्ट का, तो एक इनवॉइस बनाए जाएंगे और वो इनवॉइस किसी भी करेंसी में हो सकते हैं। ये म्यूचुअली अग्री किया जाएगा किस करेंसी में इनवॉइस होंगे। मान लीजिए इनवॉइस होते हैं अगर डॉलर करेंसी में, तो उस केस में मिस्टर यूके को डॉलर करेंसी पे करना होगा, बट मिस्टर यूके डॉलर होल्ड नहीं कर सकते। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, ये बैंक में जाएंगे। किसी भी कंट्री का जो लॉ है वो फॉरेन करेंसी होल्ड करना अलाउ नहीं करते, तो बैंक में जाएंगे, उस केस में यहाँ से लेके आएगा डॉलर एंड इसको देना है फिर पाउंड। डॉलर का अमाउंट तो सेम हो जाएंगे। मान लीजिए डॉलर अगर 10 है तो $10 ही आएंगे, इधर भी $10 ही होंगे। अमाउंट चेंज होगा पाउंड का, पाउंड हाई हो जाए इस बात का इसमें रिस्क होंगे। ये जो पाउंड करेंसी है ये हाई हो जाएगा, इस बात का इसको रिस्क है। ऐसा भी हो सकता है कि इनवॉइस करेंसी डॉलर करेंसी ना होके पाउंड हो जाए, से पाउंड है ये 6, उस केस में इसको पेमेंट किस करेंसी में जाएंगे, पाउंड करेंसी में। मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर दे रहा हूँ। ये देखिए यहाँ से कोई है ऐसा जो लास्ट क्लास में नहीं थे, ना होने वाले सब थे। ये देखिए पाउंड करेंसी, मान फिर इन्हें पाउंड 6 पे करना होगा। बैंक में अगर ये जाते हैं तो ये देखिए अब बैंक में जाना होगा मिस्टर यूएसए को, क्योंकि मिस्टर यूएसए पाउंड करेंसी होल्ड नहीं कर पाएगा। बट मिस्टर यूके के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इनके जेब में पाउंड है, ये आराम से इन्हें पाउंड पेमेंट कर देंगे। अब इसको देखिए यहाँ से पाउंड करेंसी जाएंगे, पाउंड 6, अब यहाँ से लेके क्या आएगा ये डॉलर। डॉलर कितना आएगा ये अनसर्टन है, क्योंकि फ्यूचर में अमाउंट रिसीव किया जाएगा, तो इस बात का रिस्क है कि ये अमाउंट जो है वो लो हो जाएगा। क्लियर है जी। अब देखिए इसमें मान लीजिए इनवॉइस बनाया जाता है, ये दोनों म्यूचुअली नहीं एग्री करता डॉलर एंड पाउंड में, उस कंडीशन में कौन सी करेंसी में इनवॉइस बन सकता है, तीसरे किसी भी करेंसी में। मान लीजिए तीसरे करेंसी जैसे हमने रुपी लिया था, अगर रुपी में इनवॉइस बन जाए तो फिर उस केस में रुपी पेमेंट करना होगा, फिर यहाँ से रुपी लेके आएंगे, फिर इन्हें रुपी देना होगा। तो अब उस केस में दोनों के पास रिस्क जाएगा। फिर लास्ट में हम लोगों ने एक्सचेंज रेट देखा था। एक्सचेंज रेट दो करेंसी के बीच का रिलेशनशिप को बताते, जिसमें से हमने कुछ कंट्रीज़ का एक्सचेंज रेट वगैरह पे डिस्कशन किया था। बता सकते जल्दी से? हाँ जी, सबसे पहले हमने कुवैत का KWD यानी कि कुवैत का दिनार, फ्रैक्शनल यूनिट बताइएगा। 1000 फिल्स, FILS 1000 फिल्स है। इसका सिंबल हमने बताया था कि नहीं लिख पाएंगे, फिर भी अगर लिखना चाहो तो ऐसे कर सकते हो, और ये S बीच में लिख दिया जाता है, बट ज़रूरत नहीं पड़ेंगे। आज तक किसी भी क्वेश्चन में कुवैत का दिनार नहीं दिया है, और देगा भी तो KWD से हम काम चला लेंगे। ठीक है जी। अब मुझे बताइए इसका जो रेट चल रहा है वो आज के रेट पे कितना? हाँ जी, ₹220 के अराउंड। ठीक है जी। फिर उसके बाद देखिए, उसके बाद हमने कौन सी देखा था करेंसी? यूके का पाउंड। यूके का पाउंड, तो ये देखिए कि पाउंड इसका ISO कोड क्या है? GBP। तो ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, ये कितने फ्रैक्शनल यूनिट में कितने में डिवाइडेड है? ये 100 पेनी। इसका जो सिंबल है एक लाइन दीजिए या इस पे डबल लाइन दीजिए। इसका अगर आप एक्सचेंज रेट याद रखना चाहो तो 100 के अराउंड। फिर उसके बाद जो हमने करेंसी दिया था वो है यूरोजोन का करेंसी। कौन सी? EUR। ISO सॉरी, कितने फ्रैक्शनल यूनिट में डिवाइडेड है ये? 100 सेंट। सेंट को C को ऐसे कट करोगे तो भी लिखा जाता है 100 सेंट। उसके बाद देखिए इसका जो अगर सिंबल देखोगे तो C डबल पैरेलल लाइन। इसका अगर एक्सचेंज रेट याद रखना हो तो 75 के अराउंड आप याद रख सकते हो। फिर उसके बाद स्विट्जरलैंड की करेंसी कौन सी?
स्विस फ्रैंक CHF, इसको कितने फ्रैक्शनल यूनिट्स में डिवाइड किया गया? 100 रेपन में। और इसका अगर सिंबल देखोगे तो सीधा FR लिख सकते हैं, और इसको आप 70, क्योंकि डॉलर से 5 रुपीज़ आप एक्स्ट्रा याद रख लो। फिर उसके बाद US की करेंसी USD 100 सेंट, और ये है ₹65। अब इस बीच में आप और भी याद रख सकते हो, कैनेडियन डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, मलेशियन रिंगिट, चाइना का युआन, ये सारा। बट अगर उसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते तो आप उस सबको चाहो तो स्किप भी कर सकते हो। बट वैसे अगर आप याद रखो तो कनाडा का कैनेडियन डॉलर रेट कितने के आसपास? 50। उसके जस्ट बाद ऑस्ट्रेलियन डॉलर, उसका भी डॉलर ही है साइन, सबका फ्रैक्शनल यूनिट सेंट ही है। उसके बाद जस्ट नीचे को 45 के अराउंड याद रख सकते हो। मलेशियन रिंगिट MYR फ्रैक्शनल यूनिट 100 सेंट, और उसके लिए अगर आप देखोगे रेट तो 15 के अराउंड। क्लियर जी। और फिर अगर आ जाऊँ मैं चाइना का युआन कितने? JCNY आपका क्या कहते हैं ISO कोड, और लिखने के लिए सिंबल तो युआन क्या कहते हैं जापानीज एन के जैसे। और इसको जो फ्रैक्शनल यूनिट में डिवाइड किया गया है 10 जियाओ, ठीक है जी। इतने, यानी कि आपको जो बीच में 4 करेंसी दिया है वो आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो। बट फिर उसके बाद आप सीक्वेंस में अगर देखोगे तो इंडिया पे आ जाओ, जो आपको याद रखना ही पड़ेगा किसी भी हाल में, वो इतने करेंसी है। क्लियर है जी। इंडिया INR, फिर 100। आवाज़ नहीं आ रहा है, जैसे लगता है कि हम पहले बार पढ़ रहे हैं। देखो रिवीजन में आवाज़ आना चाहिए आप लोगों का। INR 100 पैसा, फिर इसके लिए तो एक्सचेंज रेट की आप बात ही नहीं कर सकते। 7। फिर मैंने बोला था इसके बाद आप याद रखिए जापान की करेंसी डायरेक्टली, इतना याद रखने की ज़रूरत है आपको, JPY, ये 100 सेन। बट जब इंडिया में पैसा आज के रेट पे यूज नहीं होता तो जापान का सेन कहाँ से होंगे, क्योंकि ये तो उससे भी वीका करेंसी है। अब आप देखोगे तो इसका कितने रुपीज़ बनेंगे? ₹0.60 के आसपास आप इसको याद कर सकते हो। ठीक है जी। तो ये हमने लास्ट क्लास में देखा था। फिर कुछ हम लोग क्या कहते हैं इंटरेस्ट रेट का और इन्फ्लेशन रेट, ग्रोथ रेट, फिर एक्सचेंज रेट का कुछ हिस्ट्री वगैरह देख रहे थे, कब कैसे चेंज हुआ था। फिर उसको हमने मार्केट से थोड़ा बहुत का लिंक किया था, क्योंकि ऑलरेडी जो एप्रेसिएशन डेप्रेसिएशन जो होते हैं हमारे मार्केट में वो मेनली स्टॉक मार्केट से लिंक होगा। जब जब स्टॉक मार्केट नीचे जा रहे होंगे उस टाइम हमारा करेंसी डेप्रेसिएट कर रहे होंगे, ये हमने देखा था लास्ट क्लास में। क्योंकि जब भी देखोगे करेंसी बहुत ज़्यादा एप्रेसिएट या डेप्रेसिएट होते हैं तो वहाँ पे स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा रोल होते हैं आज के रेट पे। क्योंकि एक दिन का टर्नओवर देखोगे तो 3 लाख करोड़, 4 लाख करोड़, और लास्ट में जब अगर आप एक्सपायरी के आसपास, होता क्या है डेरिवेटिव मार्केट हर मंथ के लास्ट थर्सडे को एक्सपायर होते हैं, हर मंथ को। तो एक्सपायरी के आसपास 2-3 दिन का टर्नओवर देखोगे इंडियन स्टॉक मार्केट का, दोनों का, NSE और BSE का, तो 10 लाख करोड़ एक दिन का टर्नओवर हो जाता है। तो वो इतना ज़्यादा टर्नओवर होने की वजह से अगर मार्केट में कोई भी चीज़ होती है, जैसे 2 मार्केट मेनली अगर आज के रेट पे है, जो डीम्यूचुअलाइजेशन एंड कॉर्पोरेटाइजेशन में स्कीम में जो कन्वर्ट हुआ था, इसीलिए इस दोनों का रिकग्निशन है, इसीलिए आज के रेट पे पॉपुलर 2 है। तो NSE हो या BSE हो, दोनों को अगर मैं बात करूं, ये मार्केट जब जब डाउन होंगे इसका मतलब यहाँ से पैसे बाहर निकल रहे हैं, सेल प्रेशर ज़्यादा है। तो डाउन होंगे इसका मतलब ये सेल का प्रेशर ज़्यादा है। उस केस में सेल करके लोग पैसे नॉर्मली बाहर वाले पैसे जो है वो लेके जाते हैं। तो डॉलर करेंसी यहाँ से अगर बाहर जाएगा तो इंडिया में क्या हो गया, अब इस केस में डॉलर का डिमांड बढ़ जाते हैं, ये सेल होंगे और डॉलर अब क्या होंगे, बाई होंगे। इसीलिए डॉलर फिर क्या होगा, ये बढ़ेंगे, क्योंकि ये फॉरेन इन्वेस्टर जो है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, मेन इसका रोल होते हैं करेंसी को एप्रिसिएट एंड डेप्रिसिएट करवाने में। जब जब NSE या BSE में, जब NSE BSE में अगर मार्केट अप मूवमेंट होंगे, यहाँ पे बाई प्रेशर ज़्यादा होंगे, उस टाइम पे देखिएगा कहीं ना कहीं बाहर के डॉलर जो होते हैं इंडिया में आ रहा होता है। और जब अगर इंडिया में आया तो अब यहाँ पे डॉलर क्या किया जाएगा, सेल किए जाएंगे। और डॉलर अगर सेल होंगे तो डॉलर का प्राइस क्या होगा, डाउन जाएंगे। डॉलर डाउन होने का मतलब है रूपी एप्रिसिएट करना। तो जब आप ये भी कह सकते हो इंडियन मार्केट के साथ रूपी का रिलेशनशिप
डायरेक्ट रिलेशन होंगे। मार्केट अप हो रहा है तो रुपी हमारा अप्रिसिएट हो रहा है, मार्केट डाउन हो रहा है इसका मतलब रुपी भी हमारा डाउन हो रहा है। डॉलर के साथ इन्वर्स रिलेशन है तो उस केस में एफआईआई के पैसे मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं। अब स्टॉक एक्सचेंज क्यों अप और डाउन होते हैं इसका रीज़न हम आगे देखेंगे। ये मेनली जो है स्टॉक मार्केट जो है इंफॉर्मेशन सेंसिटिव मार्केट है। एक वर्ड अच्छा आएगा मार्केट में, मार्केट अपवर्ड की तरफ जाएंगे, एक वर्ड नीचे कहीं से अगर गवर्नमेंट का कोई भी डिसीजन जो लगे कि कुछ बुरा है मार्केट के लिए तो मार्केट डाउन जाते हैं। तो ये जो क्यों अप और डाउन होते हैं इसके रीज़न जो है हम लोग ये पढ़ेंगे आगे, ये देखेंगे जब हम स्टॉक मार्केट पर डिस्कशन करेंगे। फॉरेन एक्सचेंज में नॉर्मली हम नहीं करते ज़्यादा, फॉरेन एक्सचेंज के बाद हम उस पर बहस करेंगे, ट्रेडिंग वगैरह करके देखेंगे तो वहाँ पे उसके बाद रीजन पता चलेगा। उतना ही नहीं, जब हम शेयर वैल्यूएशन पढ़ते हैं तो फिर उसके जो बैलेंस शीट को एनालिसिस करते हैं तो बैलेंस शीट एनालिसिस करके मेनली जो स्टॉक एक्सचेंज अप और डाउन होते हैं वो बैलेंस शीट एनालिसिस से ही होता है। तो देखिएगा जब जब लगेंगे कि कंपनी के बैलेंस शीट में इंप्रूवमेंट आने की चांस है तो जब जब इंप्रूवमेंट की चांस है तो उससे पहले ही मार्केट मूव कर जाएगा। जब लगेंगे कि बैलेंस शीट में कुछ बुरा होने वाला है यानी कि रिजर्व डिक्रीज होने वाला है किसी कंपनी का तो उसका प्राइस मार्केट में क्या होना है, डाउन होना है। मेनली इंफॉर्मेशन के बेसिस पे लोग लिंक करते हैं कि कंपनी का रिजर्व बढ़ेंगे या रिजर्व घटेंगे। मेनली आप इसी पे फोकस कर लो, किसी कंपनी का रिजर्व अगर बढ़ता है तो उसका प्राइस बढ़ेंगे, किसी कंपनी का रिजर्व घटता है तो उसका प्राइस घटेंगे और वो एक्सपेक्टेशन से मूव कर जाता है। क्लियर जी? तो इस पर हम आगे बहस करेंगे। चलिए इससे आगे बढ़ते हम लोग आगे। अब आइएगा एक्सचेंज रेट को ही कंटिन्यू करके, कंटिन्यूड एक्सचेंज रेट। अब देखिए एक्सचेंज रेट दो तरीके से कोट किया जाता है। एक्सचेंज रेट चेंज रेट हो गया, एक्सचेंज रेट may be कोटेड इन, दो तरीके से कोट किया जाता है। पहला वन वे कोट, दूसरा टू वे कोट। क्या होता होगा ये वन वे एंड टू वे कोट? देखिए अगर बाई एंड सेल करने का एक ही रेट हो तो उसको हम लोग कहते हैं वन वे कोट, बट बाई एंड सेल करने का रेट अलग अलग कोट करे अगर बैंक, कोट करना तो समझते हो ना, कुछ लोग ये भी नहीं समझते। कहीं पे जाते हो किसी चीज़ को आपको अगर क्या बोलेंगे, हाँ प्राइस अगर आपको दिखाते हैं किसी चीज़, जैसे जाते हो किसी शॉप के, ज्वेलरी शॉप पे पहुंच जाओ, वहाँ पे जाते एक नोटिस बोर्ड में क्या होते हैं आपको आज के जो रेट है वो रेट आपको दिख जाता है, वो आपको क्या कर रहा है, कोट कर रहा है, दिखा रहा है आपको। जैसे आप किसी गुड्स को परचेज करना है आप कहते हो कोटेशन मंगवा लो, कोटेशन मंगवाने का मतलब प्राइस लिस्ट उस आप डिमांड कीजिए, तो वही चीज़ है कोटेशन का मतलब किसी चीज़ को बताना। तो हमें अगर एक्सचेंज रेट जो भी रेट आपको दिया जाएगा उसको हम लोग कहते हैं बैंक वाले हमें कोट कर रहा है, हमें वो बता रहा है। तो वन वे कोट में देखिए पहले आ जाता है वन वे कोट, अंडर वन वे कोट कॉमा बाइंग रेट। इस बाइंग रेट को और दूसरा नाम भी है, इसको हम लोग आगे बिड रेट भी बोलेंगे। अंडर वन वे कोट बाइंग रेट एंड सेलिंग रेट
सेलिंग रेट को हम लोग आस्क रेट भी बोलते हैं, ये सिनोनिम है, यानी कि बाइंग रेट एंड सेलिंग रेट रिमेन सेम। वन वे कोड के अंदर बिड रेट एंड आस्क रेट दोनों सेम होंगे। एग्जाम्पल के लिए देखो, अगर ये लिखा जाए $1 इक्वल्स टू ₹65.00, तो ये हो गया हमारा। मैं 4 डिजिट में लिख देता हूँ। नॉर्मली आपको आरबीआई वगैरह जो रेट कोड करके देते हैं वो 4 डिजिट यानी कि डेसिमल के बाद 4 डिजिट में देते हैं। कुछ प्राइवेट ट्रेडर वगैरह भी है, यानी कि जो आपको ट्रेडिंग करवाता है वो आपको 5 डिजिट में भी ट्रेडिंग करवाते हैं। बट एक चीज़ याद रखिएगा, फॉरेक्स का कभी भी स्पॉट मार्केट में जो कुछ लोग जैसे सर्च करते, गूगल पे सर्च कर लिया फॉरेक्स ट्रेडिंग और वहाँ पे चले जाते ट्रेडिंग करने, याद रखिएगा वो जितने भी है वो एक तरीके से समझ के चलना है आपको। एक जैसे बैंक है, एक बैंक ने अपना ऑनलाइन पोर्टल बना लिए और उसमें क्या करते हैं, आपसे बाई सेल करने का बिडिंग ले रहा है और उसके अंदर आपको डिलीवरी कभी नहीं मिल सकता, क्योंकि फेमा ने रेस्ट्रिक्ट कर रखा है किसी भी इंडिविजुअल को जितना मर्जी डॉलर खरीदने या बेचने का। आप जाइए अभी आप बोलो कि मुझे $1 लाख की ज़रूरत है, नहीं मिलेगा। जब तक आप रीजन स्पेसिफाई नहीं करोगे तब तक आपको डॉलर नहीं मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पे कुछ आइटम्स स्पेसिफाई किया हुआ है जिसको हम लोग करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन एंड कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन भी बोलते हैं। यानी कि जब तक आप नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन स्पेसिफाई नहीं करोगे तब तक आप डॉलर गवर्नमेंट से नहीं ले सकते। अब मान लीजिए कहीं पे कोई डॉलर ट्रेडिंग करवा रहा है, आपको कहता है आइए हमसे डॉलर ट्रेडिंग कीजिए, और वो लिख के देता है कि मैं 5 डिजिट में डॉलर ट्रेडिंग करवाता हूँ। बोलोगे इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, 4 डिजिट और 5 डिजिट में फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि डॉलर का जो मूवमेंट होते हैं यानी कि करेंसी का जो मूवमेंट होते हैं चौथे डिजिट में डिफर करता है। कभी कभी तो चौथे डिजिट में, थर्ड डिजिट पे भी डिफरेंस नहीं आता है। 0.002 का डिफरेंस पे, 0.0002 का डिफरेंस, 0.0005 का डिफरेंस पे ट्रेडिंग पूरे के पूरे दिन निकल जाता है। यानी कि फॉरेन एक्सचेंज का जो करेंसी का फ्लक्चुएशन होते हैं वो 4th या 5 डिजिट में ही होते हैं बहुत सारे का। अब जैसे इंडियन अगर वीक का करेंसी है तो इसके लिए आपको पैसे में भी डिफरेंस आ जाएंगे। आज 10 पैसे चेंज हो गया, आज 50 पैसे चेंज हो जाएंगे, तो मान के चलना कि आज बहुत ज़्यादा डिप्रेशिएट कर गया या अप्रिशिएट कर गया, इस तरीके से न्यूज आ जाएंगे। यानी कि जो करेंसी का चेंज होते हैं बहुत ही छोटा होने की वजह से कोई मान लीजिए 4th डिजिट में चेंज को बताते हैं तो कोई कहते हैं नहीं मैं तो 5 डिजिट का चेंज आपको बताता हूं, तो उससे क्या होगा, 5 डिजिट लोगे तो ट्रांजैक्शन यहाँ पे बहुत हैवी अमाउंट होते हैं, तो 5 डिजिट में भी चेंज होने से आपको कुछ फायदा हो जाते हैं। क्लियर जी? अब कैसे, ये देखो ना, मैं कहता हूँ कि 4 डिजिट में चेंज लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे मैंने चेंज ले लिया 0.0005, ठीक है, ये हमारा हो गया। या सही मायने में होना था 0.00045, राउंड ऑफ करोगे तो यही बनेगा। अब मान लीजिए किसी का 1 लाख करोड़ का कोई ट्रांजेक्शन, क्योंकि देखिएगा फॉरेन एक्सचेंज के अंदर ट्रांजेक्शन बहुत बड़ा होता है, ट्रांजेक्शन जो टर्नओवर का जो अमाउंट हो, ट्रांजेक्शन वैल्यू जो होंगे वो बहुत हाई होंगे, और ट्रांजेक्शन वैल्यू हाई होने की वजह से ये देखिए क्या दोनों में आपके अमाउंट में डिफरेंस आ जाएगा, बोलो। अब ये देखिए मैं इसको अगर राउंड ऑफ करूंगा तो राउंड ऑफ करके कितना आएगा, सोच के देखो। अगर मैं 0.00045 को राउंड ऑफ करूं तो कहां पहुंचेगा, ये 0.005 पे। अब आप देखिए अगर 4 डिजिट में अगर रेट दिया जाता है तो मान लीजिए 1 लाख अमाउंट है आपका, तो मल्टीप्लाई बाय 1 लाख कीजिए और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 1 लाख कीजिए, क्या डिफरेंस आ गया, आएंगे। तो इसीलिए 4 डिजिट और 5 डिजिट के डिफरेंस में भी वहाँ पे लोग कहते हैं कि नहीं मैं तो 5 डिजिट के रेट में कोट ट्रेडिंग करवाता हूँ, कोई कहते हैं नहीं 4 डिजिट में करवाता हूँ। वैसे नॉर्मली जो आपको आरबीआई वगैरह कोट करेंगे वो कितने डिजिट का होगा, 4 डिजिट का। वो आप देखना चाहो देख भी सकते हो। आप ये एक्सचेंज रेट आरबीआई का रेट वगैरह अगर देखना चाहते हो तो डायरेक्टली आप एनएससी के साइट पे जा सकते हो, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के NSE India
कम पे आप जाइए, वहाँ से भी मिल जाएंगे आपको। ये देखिए NSE-India.com, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साइट पे जाइए, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साइट पे आपको नहीं मिलेंगे। इसका रीज़न है क्योंकि इसका जो करेंसी ट्रेड किया जाते हैं आज के रेट पे, जो करेंसी का डेरिवेटिव ट्रेड होते हैं वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे ही ट्रेड होते हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे नहीं होते। ठीक है जी। तो ये देखिए यहाँ पे कुछ आपको रेट सामने सामने दिख रहा होगा, ये दिख रहा है पीछे तक विजिबल है ये। ये देखिए ये 4 रेट आपको कोट करके देते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, आरबीआई रेफरेंस रेट एज ऑन 4 सितंबर 2015, नीचे नहीं दिख रहा, आरबीआई रेफरेंस रेट एज ऑन 4 सितंबर 2015 13:15, यानी कि 1:15 का ये क्या है, रेट है। यानी कि होता क्या है, आरबीआई कैसे रेट डिसाइड करते हैं ये मैं आपको अब जो हमारा नेक्स्ट क्लास होंगे उसमें मैं बता पाऊंगा, क्योंकि आज मार्केट क्लोज है। जैसे मार्केट अगर ओपन होंगे तो वहां से मैं आपको दिखा दूंगा कि आरबीआई इसको रेट ज़्यादा करके कोट करेंगे या लेस करके कोट करेंगे, वो मार्केट पे डिपेंड करता है। मार्केट 9 AM मॉर्निंग क्या ओपन हो जाते हैं, ट्रेडिंग वैसे स्टार्ट होते हैं 9:15 से, ठीक है जी, बट ट्रेडिंग हमारा करेंसी का मार्केट 9 AM में ही स्टार्ट हो जाते हैं। तो पहले मार्केट में करेंसी ट्रेड होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब वो जो स्टार्टिंग के क्या कहते हैं 9 से लेके 1 बजे तक के बीच में जो मार्केट में करेंसी ट्रेड होंगे, अगर आज डॉलर महंगे रेट पे लोगों ने अगर बोली लगाया तो आरबीआई उसी को एवरेज करके यहाँ पे क्या करेंगे, वो रेट कोट करके आपको अगले दिन डिक्लेयर करेगा। ठीक है जी। अगर मान लीजिए अगर एवरेज में जो लोगों ने डिमांड सप्लाई के बेसिस पे डॉलर का सप्लाई बढ़ गया आज, और वो जो स्टार्टिंग के पीरियड है उसमें आज डॉलर अगर सस्ते रेट पे ट्रेड हुआ मार्केट में, तो देखिएगा वो जो है आपको 1 बजे जो मार्केट में ये जो आरबीआई रेफरेंस रेट देंगे वो आपको रेट को सस्ता करके देंगे। तो ये मैं आपको क्या करूंगा, जैसे मार्केट ओपन होंगे तो आप थोड़ा देर 1 घंटे तक नोटिस कीजिएगा कि डॉलर महंगे रेट पे मार्केट में ट्रेड हो रहे हैं या डॉलर सस्ते रेट पे ट्रेड हो रहा है, और उसको आप एवरेज करके देखिएगा, आपको उसी चीज का इंपैक्ट यहाँ पे देखेंगे। जो अब ये रेट जो आपका चेंज होगा वो आज नहीं चेंज होंगे, ये रेट अब आपका कब चेंज होगा, ये कल चेंज होंगे, बट आप लोग का क्लास कल एंड परसों नहीं है। ठीक है, तो हम आपको चेक करवा सकते हैं अब कौन सी रेट पे, वेंसडे को। तो वेंसडे को आप देखिएगा, ये जो वेंसडे को तो चेंज हो चुका रहेगा, बट फिर भी मार्केट में कैसे ट्रेडिंग होती है और कैसे हमारा डिसाइड होती है यहाँ पर से पता चल जाएगा। आप अगर चाहो तो आरबीआई का अगर रेट वगैरह देखना चाहते हो कि आरबीआई ने एक हिस्ट्री क्या कहते हैं, एक पूरा का पूरा डिटेल आपको मिल जाएंगे कि कौन सी रेट पे कितना आरबीआई का रेफरेंस रेट था। आरबीआई जो एक चीज याद रखिएगा, खुद से कुछ रेट डिसाइड नहीं करके देते यहाँ पे, ये मॉर्निंग के ट्रेडिंग के बेसिस पे डिसाइड करते हैं। तो आपको ये एक पूरा डिटेल देखना है, एक कहते हैं ना डेली का जो डेटा है वो अगर देखना है तो वो भी देख सकते हो। उसके लिए कुछ लोगों को मिलता नहीं क्योंकि ये बहुत अंदर छुपा होता है। ये आप देखिए करेंसी में सबसे पहले आप लाइव मार्केट पे जाके, ठीक है, करेंसी डेरिवेटिव पे क्लिक कर दो। कहीं पे भी ये रहा करेंसी डेरिवेटिव, इस पे क्लिक कर दीजिए। उधर ऑप्शन चेन है, ऑप्शन चेन बाद में जब डेरिवेटिव पढ़ोगे तो वहां से पता चलेगा। ये देखिए यहाँ पे डालते ही आरबीआई का रेफरेंस रेट आपको दिख गया। आरबीआई आपको यहाँ पे जो दिखते हैं साइड पे वो 4 ही दिखते हैं क्योंकि हमारे 4 करेंसी ट्रेड होते हैं। ये देखिएगा एक दिख रहा है यूएसडी, ये कुछ डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट है। ये जो आपको दिख रहे हैं ना अलग अलग डेट, ठीक है, ये जो अलग अलग डेट दिख रहे हैं 28 सितंबर 2015, याद रखिएगा ये स्पॉट रेट नहीं है। अभी हम फॉरवर्ड जब पढ़ेंगे तो आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा। 3 डेट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है जी, 1 सितंबर, 1 अक्टूबर और 1 नवंबर। वैसे मार्केट में 1 साल आगे तक का ट्रेड हो जाएगा। यहाँ पे मैं मोर कॉन्टैक्ट करूंगा तो इसमें पूरे 1 साल का रेट आपको मिल जाएंगे। तो क्या होता है हम आगे देखेंगे। एक देखिए यूरो इंडियन रुपी के साथ, एक जीबीपी इंडियन रुपी के साथ, एक जापानीज येन रुपी के साथ। 4 करेंसी हमारे मार्केट में ट्रेड होते हैं तो 4 का ही रेट आपको यहाँ पे मिलेगा। आप कैसे देख सकते हो डिटेल, ये देखिए यहाँ पे जैसे ऊपर जाओगे तो आरबीआई का हमने कुछ नहीं किया था, हम लाइव मार्केट पे गए थे। लाइव मार्केट में करेंसी डेरिवेटिव, बोलोगे डेरिवेटिव पे क्यों जाएंगे, इसका रीजन ये है क्योंकि रिटेलर को आज के रेट पे स्पॉट में ट्रेडिंग करने को अलाउड नहीं है। आप अगर कहते हो कि मुझे स्पॉट में डॉलर ट्रेडिंग करना है, स्पॉट क्या होता है, डेरिवेटिव। मार्केट में 2 तरह का सेगमेंट होते हैं। 2 सेगमेंट क्या है, एक में जो इमीडिएट अगर ट्रेडिंग करोगे तो उसका डिलीवरी हो जाएगा,
उसको हम लोग कैश सेगमेंट कहते हैं। कैश सेगमेंट का मतलब अभी बाई कीजिए और अभी आपको क्या हो जाएगा, डिलीवरी मिलेगा, या अभी नहीं तो T+2 पे, ठीक है जी। और एक डेरिवेटिव सेगमेंट होते हैं जिसमें ट्रेडिंग आज करो और जो आपको सेटलमेंट होंगे वो फ्यूचर डेट में होंगे। दो सेगमेंट होते हैं। फिर से मैं रिपीट करता हूं, ये देखिए ऐसे रफली लिख रहा हूं, बाकी सब जब स्टॉक एक्सचेंज की हम बात करेंगे वहां पे लिखेंगे सबको। ये देखिए मार्केट में अगर जाओगे NSE BSE में तो मार्केट में दो सेगमेंट मिलेंगे, एक को हम बोलते हैं स्पॉट मार्केट या उसी को हम लोग कैश सेगमेंट भी कहते हैं, कैश सेगमेंट, और एक होता है डेरिवेटिव सेगमेंट। आप जाओगे अगर आज के रेट पे इन्फोसिस का शेयर बाई करने, इन्फोसिस का शेयर बाई कीजिए। इन्फोसिस का शेयर आप कैश सेगमेंट में भी बाई कर सकते हो, डेरिवेटिव सेगमेंट में भी बाई कर सकते हो। दोनों में डिफरेंस क्या होगा, देखिए दोनों में डिफरेंस ये है, अगर कैश सेगमेंट में जाके इन्फोसिस का शेयर अगर बाई करते हो तो ये शेयर आपको T+2 पे डिलीवरी मिल जाएगा। T+2 का मतलब टी ऐसा तो है नहीं कि T+2 भी आपने पहले बार सुना है। हाँ जी, T फॉर ट्रांजेक्शन डेट, बिल्कुल सही। जिस दिन आपने ट्रेड किया, आज ट्रेड करे तो आज को इंडिकेट करेंगे, और +2 डेज का मतलब उसमें 2 दिन ऐड कर दो। मान लीजिए आज हमारा मंडे है, आज तो ट्रेडिंग हो ही नहीं सकता संडे को, तो मान लो आज मंडे है, तो मंडे को अगर ट्रेडिंग किया जाए तो आपके पास इन्फोसिस का शेयर कब आएंगे, मंडे में 2 डेज ऐड कीजिए। मंडे 1 डे ऐड करोगे तो ट्यूसडे, 1 डे और ऐड करो तो वेंसडे, तो ये आपको वेंसडे को डिलीवरी मिल जाएगा। अगर आपने कैश सेगमेंट में ट्रेडिंग किया तो बोलोगे कैसे पता चलेगा, जब आप ट्रेडिंग करने जाते हो तो वहां पे पहले बताना होता है कि हम कैश सेगमेंट में ट्रेडिंग कर रहे हैं या हम डेरिवेटिव सेगमेंट में। अब अगर आप डेरिवेटिव सेगमेंट में जाते हो तो आप अपने मर्जी से डेट चूज कर सकते हो। आप अगर डेरिवेटिव सेगमेंट में जाते हो तो T+2 पे नहीं, आज बाई कीजिए इन्फोसिस का शेयर, आज नहीं, T+2 पे नहीं मिलेंगे आपको। आप अपना डेट स्पेसिफाई करके दोगे कि मुझे कब चाहिए इन्फोसिस का शेयर, तो बोलोगे अगर फ्यूचर डेट में लूंगा तो क्या पैसे जाएगा, अभी नहीं जाते, कुछ सिर्फ सिक्योरिटी मनी जाता है, अब वो क्या जाएंगे बाद में देखेंगे। हाँ, अब डेट कौन सी सेलेक्ट कर सकते हो आप, तो स्टॉक एक्सचेंज में सिर्फ एक ही डेट आप सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप सितंबर को जाओगे तो लास्ट थर्सडे आप सिलेक्ट कर सकते हो, लास्ट थर्सडे ऑफ सितंबर। अगर आप अक्टूबर के लिए आप सिलेक्ट करना चाहते हो तो उसमें भी क्या होंगे, लास्ट थर्सडे। बट ये जो मैं बता रहा हूं आपको ये स्टॉक मार्केट के लिए। करेंसी मार्केट में 1-2 दिन का ऊपर नीचे वो अपने हिसाब से डिसाइड करते रहते हैं, उसको जो कन्वीनियंट डेट लगेंगे उस बेसिस पे वो डिसाइड करेंगे आपको स्टॉक एक्सचेंज। जैसे अक्टूबर और एक मिल जाएगा आपको नवंबर। अगर इसका मतलब ये है कि आज में अगर इन्फोसिस का डेरिवेटिव सेगमेंट में ट्रेडिंग करने जाओ तो सिर्फ 3 चॉइस है मेरे पास। सितंबर का लास्ट थर्सडे को डेट सेलेक्ट करके ट्रेडिंग कर सकता हूं, अक्टूबर का भी लास्ट थर्सडे को सिलेक्ट करके ट्रेडिंग कर सकता हूं, एंड नवंबर को भी लास्ट थर्सडे को, जो भी डेट बनता है। अगर होलिडे होंगे थर्सडे को तो वेंसडे का डेट मिलेगा, इसको कहते हैं डेरिवेटिव सेगमेंट। अब देखिए, अब अगर करेंसी में भी जाओगे तो करेंसी में सिर्फ 3 महीने नहीं, अब करेंसी में देखिए, करेंसी में अगर कैश सेगमेंट में जाओगे तो कहते हैं कैश सेगमेंट नॉट अलाउड फॉर रिटेलर। क्यों नहीं अलाउ है, फेमा कितने बार बोला, ध्यान नहीं है। फिर वही बात है, अभी मैं सारा चीज बोलता जाऊंगा और मेरा सारा बेकार हो जाएगा। क्यों बेकार होंगे, जब जरूरत पड़ेंगे पूछूंगा, कुछ आपको पता ही नहीं चल रहा होगा। कैश सेगमेंट में डॉलर, अभी मैंने बोला कि आप मार्केट में मान लीजिए स्पॉट में आपको अलाउ कर देता है ट्रेडिंग करने के लिए, आप जाके $1 लाख बाई करते हो, कौन कंट्रोल करेगा आपको, नहीं। अब कैसे करेंगे, मार्केट में तो वहां पे अब एक एक ट्रांजेक्शन पे तो कुछ नहीं देख सकता आपको। क्लियर है जी। तो यही रीजन है क्योंकि फेमा वहां पे रेस्ट्रिक्ट करते हैं, कहते हैं जितना मर्जी आपको डॉलर नहीं दे सकता, जब तक आप रीजन स्पेसिफाई नहीं करोगे। तो रीजन सुनने के लिए कोई होना भी तो चाहिए, किसको दोगे आप, स्टॉक एक्सचेंज में चले जाओ, हर एक सेकंड में वहां पे अपने हिसाब से मर्जी से ट्रेडिंग करोगे तो आपका रीजन कौन सुनेगा वहां पे। इसीलिए रिटेलर को स्पॉट सेगमेंट में अलाउड नहीं है। तो फिर कौन सी सेगमेंट में अलाउड है, डेरिवेटिव सेगमेंट में। तो कहते हैं यहां क्या करना होता है, कहता है यहां डॉलर बाई करो, बट डॉलर आज नहीं मिलेंगे, कब मिलेंगे आपको, फ्यूचर रेट पे। तो फिर बोलोगे फ्यूचर पे भी तो ले ही लिया हमने, जब फ्यूचर डॉलर देने की बारी आएंगे तो कहता है डॉलर नहीं दूंगा, कमाया तो अगर कमाए होंगे आप, अगर डॉलर खरीदना चाह रहे हो तो फ्यूचर रेट पे आपको या तो फायदा हुआ होगा या तो नुकसान हुआ होगा। अगर फायदा हुआ है तो ले लो, नुकसान हुआ है तो दे दो, बट क्या
ओनली डिफरेंस। तो ये चीज होते हैं सेगमेंट, डेरिवेटिव सेगमेंट। तो अभी जो आपको मार्केट में यहाँ प्राइस दिख रहा है, ये जो प्राइस दिख रहा था, ये प्राइस आपको जो दिख रहे हैं ये वाले, ये देखिए बिड प्राइस, बेस्ट बिड, बेस्ट आस्क, ये जो दिख रहे हैं ये आपको सारे के सारे ये डेरिवेटिव सेगमेंट का है, इसीलिए दिख रहा है आपको 28 सितंबर या अक्टूबर। इसको मैं क्लिक करूंगा तो आपको जो मिल जाएंगे नेक्स्ट 1 ईयर का आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा। आप ध्यान से देखिए, काउंट करके देखिए, 12 मिल रहा है आपको, 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही काउंट कर लो ना। अभी कौन सी चल रहा है, सितंबर, अगस्त तक का डेट मिल गया आपको, क्या 12 मंथ का हो गया। करेंसी में आपको 12 महीने आगे तक का ट्रेडिंग आप कर सकते हो, यानी कि आप चाहो तो आज ही आप बोली लगा सकते हो 29 अगस्त 2016 के लिए। आप बोलो कि मुझे डॉलर बाई करना है या सेल करना है, आज नहीं 1 साल बाद, तो उसका भी मार्केट में आपको रेट मिल जाएंगे। देख रहे हो रेट कितने के आसपास मिल रहा है आपको, ये देखिए बेस्ट बाय प्राइस। बोलोगे बेस्ट प्राइस क्या है, अभी बताता हूं। यहां पे मार्केट में जो ट्रेडिंग होते है वो बोली लगा के बिडिंग किया जाता है। ऑक्शन देखा कभी, मूवी में तो मूवी में ही देखोगे और कहाँ देखोगे बताओ। किसी को बिल्डिंग खरीदना होता है, बिल्डिंग बेचना होता है, खरीदना है कहते 50 लाख 1, 50 लाख 2, फिर दूसरा बोलते हैं 51 लाख। वो जो बोली लग रहा होता है ना, वो बोली लगाने को हम लोग कहते हैं बिडिंग करना। स्टॉक एक्सचेंज में जितने भी प्राइस डिसाइड होते हैं वो बोली लगा के बिडिंग किया जाता है। तो ये देखिए यहाँ पे बिडिंग जो चल रहा है, उस बिडिंग में से जो सबसे बेस्ट बायर है, बेस्ट बिड रेट, तो बेस्ट बायर का रेट कितना दिख रहा है आपको 70.55, यानी कि बाई करने वाले, बहुत सारे बाई करने वाले लाइन में लगे होंगे। आप अगर देखना चाहोगे तो वो भी देख सकते हो, इस पर क्लिक कीजिए, सारे बायर और सेलर का आपको डिटेल दिख जाएगा। बट अभी का नहीं, कौन सी टाइम का, कब का, कब ये बोली कब लगा होगा। ये जो आप 70.5575 देख रहे हो, कब का बोली, अभी तो मार्केट क्लोज है, कल भी मार्केट क्लोज था 4 सितंबर का, और वो भी 3:30 जिस टाइम मार्केट क्लोज हो रहा होगा, उस क्लोज होते टाइम जिस का बोली पेंडिंग में रह गया, अब मार्केट 3:30 पे क्लोज हो रहा है, बहुत सारे लोग यहाँ पे बोली लगा के बैठा हुआ है खरीदने वाले, तो खरीदने वाले बोली लगा रहे तो बेचने वाले भी तो बोली लगा रहे होंगे। एक कह रहा है कि मैं डॉलर बेचना चाहता हूँ 70.62 पे, दूसरा कहता है नहीं मैं इससे ज्यादा पे बेचना चाहता हूँ। आप देखना चाहते हो तो ये देखिए, इस पे मैं क्लिक कर देता हूं। थोड़ा सा भटक गए, हम जा रहे थे लिस्ट देखने, कोई बात नहीं। ये देखिए ये आपको दिख गया, यानी कि करेंसी, ये फ्यूचर जो दिख रहा है यही है, फ्यूचर डेट के लिए करेंसी ट्रेड करूंगा यूएसडी। एक्सपायरी डेट है इसका 29 अगस्त 2016। इसके लिए देखिए 70.6125 पे ट्रेडिंग हुआ था, लास्ट ट्रेडिंग है ये देखिए ऊपर दिख रहा होगा कब का ट्रेडिंग है ये, एज ऑन, सबसे ऊपर दिख रहा है एज ऑन 4 सितंबर 2015 5 IST दिख रहा है नहीं 5 करेंसी मार्केट का। तो ये 5 PM तक का, क्योंकि वो वैसे यहाँ पे तो हमारा 3:30 पे ही क्लोज हो जाता है मार्केट, बट ये जो अपना एवरेज जो दिखाते हैं वो कितने बजे का दिखा देते हैं यहाँ पे 5 का, बट ये मार्केट आपको 3:30 पे ही क्लोज हो जाते हैं डेरिवेटिव ट्रेडिंग जितने भी है। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ अगर देखोगे तो ये देखिए बायर और सेलर जो वहां दिख रहा था ना वो ये वाले था, या यही प्राइस दिख रहा था, बेस्ट बाई में यही दिख रहा था, बेस्ट सेल में यही दिख रहा था, यही था ना। तो ये क्या है, इसको थोड़ा सा इंटरप्रेट कीजिए। ये जो प्राइस है ये सेलर का ये सेलर ने जो बोली लगाया था कि मैं डॉलर कितने में बेचूंगा, एक कहता है कि मैं डॉलर 70.62 में बेचूंगा। अब कुछ लोग सोचेगा 70, तो डेट भी तो देखो कितना आगे है, 1 साल आगे, 1 साल आगे डॉलर कहता है मैं बेचूंगा, तो फिर आज क्या कर रहा है, सिर्फ शर्त लगा रहा है। ठीक है, तो ये जो है यही चीज हम आगे इसको एक मेजरमेंट ऑफ जो रिस्क मिनिमाइज करने का टेक्निक भी हम देखेंगे आगे, ये हमें आज ही पढ़ना है, आज ही पढ़ेंगे हम इसको हम आगे जाके फॉरवर्ड बोलेंगे। क्लियर है जी। फॉरवर्ड एंड फ्यूचर में थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस होता है, उसको देखेंगे। यानी कि ये क्या कहता है, आज आप रेट फिक्स कर लो, कौन सी रेट के लिए, फ्यूचर 1 साल बाद के लिए, और आज अगर रेट फिक्स कर लोगे तो जो रेट फिक्स करोगे आप वही रेट उस दिन पे आपको अप्लाई होगा खरीदने बेचने का। इसका मतलब ये रहा कि अगर आप खरीदना चाहते हो, बट ये देखिए खरीदने वाले तो क्या कह रहा है, नहीं मैं तो खरीदूंगा 70.55 पे, बेचने वाले कहते हैं नहीं मैं तो बेचूंगा 70.62 पे। क्या बायर और सेलर का प्राइस मैच हुआ, बोलो नहीं हुआ, तो दोनों का ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हुआ।
मार्केट क्लोज हो गया, दोनों नंबर लगा के बैठा रहा, कहते कोई बात नहीं अगले दिन देखेंगे। ठीक है जी, यानी कि ये सारे ऑर्डर एक्सपायर हो चुका है। थोड़ा ध्यान से देखिए, क्वांटिटी में देखिएगा 28, 1, 3, 31, 3604, ये कैसे हो गया? ऐड करके देखना। कुछ लोग सोचेगा ये कौन सी है, ये जरूर कुछ मिस्टेक है काउंटिंग करने में। बताओ जी, आप मुझे बताओ, क्या सिर्फ ये 5 ही बायर होंगे मार्केट में? मार्केट में डॉलर बाई करने का जो बोली लगा रहा होगा कि सिर्फ 5 होंगे? बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं जो बायर है यहां पे बोली लगा रहे हैं, बट स्क्रीन पे कितने को डिस्प्ले करें? तो याद रखिए स्क्रीन पे बेस्ट 5 ही दिखते हैं, बेस्ट 5 दिखते हैं, तो बाकी जो नहीं दिखते हैं वो यहाँ पे जो नहीं दिख रहा है उस सबको भी अगर ऐड करोगे तो टोटल कितना दिखेगा? 3604, यानी कि 3604 टोटल बाई क्वांटिटी है। बट क्या ये $1 होंगे? तो चलो उसको मैं आगे बताऊंगा। ये मेनली लॉट साइज है, $1000 है ये, ठीक है। यानी कि आप इस पर 3 जीरो लगा दो, इतने खरीदने के लिए लोग तैयार है। बेचने वाले इधर है, बेचने वाले को भी देखो बेस्ट 5 है। आप मुझे बताइए सेलर बेस्ट कब होते हैं? सेलर बेस्ट कब होते हैं? मैं सेलर हूं, ये ला, इसी को बोली लगाते हैं हम लोग। मैं ये कैलकुलेटर बेचना चाहता हूं, और के पास भी होंगे ऐसा सेम कैलकुलेटर, वो भी कहता है मैं बेचना चाहता हूं। बट याद रखिएगा कमोडिटीज ऐसे ही आएंगे तो क्वालिटी में डिफरेंस आ सकते हैं, तो यहां पे फिर थोड़ा बहुत का डिफरेंस चलेगा। इसमें हो सकता है फीलिंग ना आए, क्योंकि मेरे कैलकुलेटर का क्वालिटी अगर बढ़िया है तो हो सकता है मैं महंगे रेट पे बेचूंगा, दूसरे वाले का सस्ता है खराब है तो वो थोड़ा सा सस्ते रेट में बेचेंगे। हो सकता है मेरे को खरीदना ना पसंद करे, दूसरे वाले का खरीदना पसंद करे, इसीलिए इसमें बोली लगाना आपका ठीक नहीं है। बट मान लीजिए मेरे पास है SBI का शेयर और दूसरे के पास भी SBI का शेयर, दोनों में डिफरेंस क्या है? मैंने इसको बिल्कुल लेमिनेशन करवा के घर पे रखा हुआ है और एक जो इसको बिल्कुल ही बेकार करके रखा है। तो मेरे क्या कहते हैं शेयर का प्राइस, मान लो फिजिकल फॉर्म में, आज के रेट पे तो डीमैट फॉर्म में होंगे। मेरे पास भी एक शेयर है, दूसरे के पास भी एक शेयर है, ठीक है जी, इन्फोसिस का शेयर। मुझे बताइए किसके शेयर का प्राइस ज्यादा होगा, किसके कम होंगे? मैं इन्फोसिस का शेयर बेचना चाहता हूं, मैं शेयर इसलिए, चलो छोड़ दो, करेंसी पे आ जाओ आप। ये डॉलर करेंसी है, ठीक है जी, भूल जाइए इन्फोसिस का शेयर, ये डॉलर करेंसी है। मेरा करेंसी बिल्कुल नया है, अभी ताजा ताजा नोट बैंक से, सेंट्रल बैंक से आया हुआ है, ठीक है जी। और एक का जो पुराना हो चुका है, फटा हुआ है, उसने क्या करा हुआ है, थोड़ा सा वो, हाँ, गम से चिपकाया हुआ है या टेप से क्या है उसको चिपकाया हुआ है। मुझे बताइए दोनों के प्राइस में डिफरेंस होंगे? होंगे? नहीं होंगे। मैं भी $1 बेचना चाहता हूं, बगल वाले भी $1 बेचना चाहते हैं। अब आप खरीदने वाले हो, मुझे बताइए आप किससे खरीदना पसंद करोगे? जो सस्ता बेच रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे डॉलर में तो कोई डिफरेंस नहीं है। बट हाँ, अगर कोई कॉमोडिटी पे आ जाओगे तो वहां पे क्वालिटी में डिफरेंस आ सकता है। बट करेंसी एक ऐसा चीज है जिसमें कोई क्वालिटी में डिफरेंस नहीं होंगे। अब आप खरीदने वाले भी सेम खरीदोगे, हम बेचने वाले सेम बेचेंगे। हम यहाँ पे बोली लगा रहे, हम कह रहे कि नहीं हम तो बेचेंगे 70.62 पे, दूसरा कहता है नहीं मैं तो बेचूंगा 70.65 पे। उधर देखो, मैं इधर से देख के बोल रहा हूं 70.62, एक दूसरा कहता है 70.65। पहले किसका बिकेगा? मेरा, मैंने सस्ते रेट पे दिया, या इनको सस्ते में करना है तो ये पहले आ जाए, और ये अगर सस्ता रेट करेगा तो मेरा नंबर पीछे आ जाएगा। तो याद रखिएगा ये ऊपर नीचे होते रहते हैं। बेस्ट सेलर वो होते हैं जो सबसे सस्ते रेट पे बेचते हैं, बेस्ट बायर वो होते हैं जो सबसे महंगे रेट पे खरीदता है। मैं इसको बैक करता हूं इस सीट को, ये देखिए हम यहाँ पे थे, यही दिखा रहा है आपको, ये देखिए बेस्ट बिड प्राइस, बेस्ट आस्क प्राइस। आस्क का मतलब सेल करने का प्राइस, तो यहाँ पे दोनों डिफर कर रहा है। बट जब RBI कोट करके देते हैं तो बिड और आस्क अलग अलग करके नहीं देता, वो जब भी देंगे तो एवरेज करके एक रेट दे देगा आपको कोट करके। अब उस रेट को बेस बना के ये रहा। अब आप देखिए ये तो चल रहा है 66.400, बट ये 28 सितंबर का तो चल रहा है, ये देखो दोनों का प्राइस कितना चल रहा था 66.76 और ये 66.76। तो ठीक है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर ट्रेडिंग होगा, ध्यान से देखिए ट्रेडिंग हुआ नहीं है, बायर सस्ते पे बैठा है, सेलर महंगे पे बैठा है, जब तक दोनों का प्राइस मैच नहीं होगा तब तक ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं होगा। तो इन लोगों का ट्रांजैक्शन जब कंप्लीट हो जाते हैं तो वो इस तरीके से, उसको हम लोग LTP कहते हैं। मैं दूसरे वाले कॉन्ट्रैक्ट पे क्लिक किया, ये देखिए तो ध्यान से देखिए LTP लास्ट ट्रेडेड प्राइस ये है। ध्यान से देखो बायर कितने पे बैठा था
66.76, सेलर कितने पे बैठा था 66.7625। क्या इन लोगों का ट्रेडिंग कंफर्म हुआ था? नहीं हुआ था, नंबर में लगा रहा, मार्केट क्लोज हो गया, अब ये लोग घर चले गए, वैसे घर पे ही बैठे होते, कहीं गया नहीं होता है। ठीक है जी, अब मुझे बताइए तो फिर ये कौन सी प्राइस है? फिर सब में डिफरेंस देख लो, क्योंकि मैं बार बार यहीं से मैं वर्ड देख के मैं आपको बोल दूंगा सीधा। आप मुझे बताओ ना 66.76 ये कौन सी प्राइस है? फिर जहां पे बायर और सेलर का प्राइस मैच हो चुका है, तो कितने पे प्राइस मैच हुआ 66.7625। तो वो जो रेट है, अब आप देखिए मैच तो हुआ था 66.76, बट आरबीआई ने देखो रेट कितना कोट किया है 66.4000। ये क्या कैसे डिफरेंस हुआ? टाइम वैल्यू है इसके अंदर, टाइम वैल्यू। ये आज का है, ये आज का है, और वो फ्यूचर का है। कितने फ्यूचर? 28 सितंबर। ये अभी मैंने दिखाया था, ये देखो अभी जो ये रेट देख रहे थे ना आप, ये देखिए ये रेट कब का है 28 सितंबर। तो क्या ये देखा जाए तो कुछ दिन आगे के लिए है, तो कुछ दिन आगे जब भी फ्यूचर के लिए कोई रेट मार्केट में ट्रेड होते हैं तो वो थोड़ा सा महंगे रेट पे होते हैं। तो अब ध्यान से सोचिए, फ्यूचर में जो रेट जो डिसाइड होगा उसका रेट जो होंगे वो महंगे होंगे, और जो आज वाले रेट होंगे वो सस्ता होगा। यानी कि रेट आज ही कंफर्म हो रहा है, ट्रेडिंग आज हो रहा है, बट इसका खरीदना बेचना कब होगा? कौन सी डेट? ये मैंने बोला ना कि डिलीवरी डेट आप सेलेक्ट करते हो, तो 28 सितंबर। तो ध्यान से देखिए, अब जो ये रेट है ये आरबीआई उसी रेट को डिस्काउंटिंग करके, या जो बड़े इन्वेस्टर जो मार्केट में ट्रेड करने को अलाउ है उसके बेसिस पे ये रेट डिसाइड होते हैं। ठीक है, अब इसको आपको लिस्ट देखना है आरबीआई का, ये मैं बताऊंगा, इसको फिर से एक बार और लिंक कर दूंगा, बट अब इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगाने होंगे। अब तो सीधा देखना है कि ट्रेडिंग कितने पे मार्केट में चल रहा है। ये देखिए यहाँ पे कुछ आपको राइट हैंड साइड में, इसी के आगे जाओगे तो थोड़ा सा यहाँ देखिए डेली रिपोर्ट दिख रहा है। जब आप डेली रिपोर्ट पे क्लिक करोगे तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में बहुत सारी चीज आ गई। ये रहा हिस्टोरिकल डेटा। अब हिस्टोरिकल डेटा पे क्लिक करते हो तो अब आपको यहाँ पे आ जाएगा कि आप क्या देखना चाहते हैं हिस्टोरिकल डेटा में। हमने बोला आरबीआई का रेफरेंस रेट, आरबीआई का रेफरेंस रेट जाओगे तो कहता है बताओ कौन सी डेट से कौन सी डेट तक का आपको चाहिए। आप डेट स्पेसिफाई कर सकते हो, मैक्सिमम डेट 1 ईयर का डाल सकते हो, इससे ज़्यादा का डेट आप नहीं डाल सकते। मान लीजिए हम इसी महीने का 9 मंथ का देखना चाहते हैं तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे करो 1 जनवरी, ये रहा Jan 1 2015 टू अब तक का डेट। मान लीजिए ये हमारा है सितंबर 2015, 4 सितंबर तक का डेट मैंने ले लिया। गेट डेटा, अब ये जब जैसे ही गेट डेटा पे क्लिक किया तो अब देखिए आपको सारे आरबीआई का रेफरेंस रेट आपको यहाँ से मिल जाएंगे 1 जनवरी से लेके 4 सितंबर तक। ये आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखेंगे। चार करेंसी का एक साथ वो कोट करके देंगे, यूएसडी, जीबीपी, यूरो एंड एन। ठीक है जी, वैसे ईयूआर लिखना चाहिए था बट यहाँ पे एक ही लेटर बनता है तो यूरो ही लिख देते हैं। ठीक है, और एक और चीज़ ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ही वीका करेंसी होने की वजह से इसका कोट जो है वो क्या करते हैं 100 में देते हैं। अब कुछ लोगों को ध्यान में क्या आ जाता है कि एन चलता है 55 का, ऐसे 2 बार बहस हो चुका है क्लास में। नहीं सर आपने ही तो दिखाया था एन का रेट था 55 का, एन का रेट 55 है। देखो आप एन हमारे करेंसी से सस्ता है। ठीक है, एन सस्ता है तो यानी कि हम कह सकते हैं ये 1 को रखो तो 0.55 बनते हैं, यानी कि एक एन का रुपी में कितना बनेगा 0.55। तो उसको स्ट्रॉन्गर वीकर हम बाद में देखेंगे, यहाँ से आपको दिख जाएंगे। तो ये देखिए अगर ये देखते जाओगे तो ये पूरा आपको दिख जाएगा 64, 63, ये बढ़ते ही गया है 66 तक पहुंचा है अभी। ये देख रहे हो 63 था पहले, फिर 63 से बढ़ते हुए ये डिप्रिसिएट होते हुए अभी कहाँ तक पहुंच चुका है ये 66 तक। आप चाहो तो इसको एक्सेल सीट में भी डाउनलोड कर सकते हो, डाउनलोड फाइल इन CSV फॉर्मेट, ये डाउनलोड कीजिए, एक्सेल सीट में ओपन हो जाएंगे, फिर एक्सेल वाले फॉर्मेट में आप जाके उसको सेव कर लो। ठीक है जी, बढ़ो आगे में। तो ये जो अभी आपने देखा था आरबीआई हमेशा आपको 1 वे कोट करके देते हैं। ये रहा इधर इधर इधर, ये रहा आरबीआई जो भी रेट आपको कोट करते हैं वो 1 वे कोट होंगे। बिड और आस्क को एक ही कोट करके देते हैं क्योंकि वहां पे कोई ट्रेडिंग वो करता नहीं है। ठीक है जी, बट जब आप बैंक के पास जाओगे तो बैंक आपको 2 रेट कोट करके देंगे। ठीक है जी, अब इतने देर से कहानी सुन रहे थे तो कुछ लोग तो कहते कहानी पे तो मजा ही नहीं है ना जी। जब तक लिखो ना तब तक कंसंट्रेशन नहीं बनता, देख रहे हो।
तो ये देखिए, हाँ जी, मैं यहाँ से आपको रेट लिख के देना चाह रहा हूँ। जो जो रेट है आप यहीं पे देख लीजिए, उसी चारों रेट को मैं यहाँ पे कोट करके देता हूँ। आप चाहो तो डेट भी लिख लेना। मैं थोड़ा सा ना इसको, आप लोगों ने लिख लिया होगा, इसको कंट्रोल जेड करूँगा अभी, ठीक है। जितना रेट है एग्जैक्ट वही दे देता हूँ मैं आपको। मैं आ जाता हूँ, ये रहा 4 सितंबर का, इसी को रेट को लिख लो। वैसे होम पेज पे भी दिख रहा था आपको। देखिए डॉलर कितने का दिख रहा है, 66.4003। यही रेट लिख दूँ? एक कटिंग होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है जी। एक कटिंग होगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, कर लो कटिंग। लो, ये तो बहुत सारे कटिंग हो जाएगा मेरा भी। ये देखिए, ये जो मैं रेट दे रहा हूं आपको, रेट एज ऑन 4 सितंबर 2015, ये है आरबीआई रेफरेंस। ज़्यादा तो भी नहीं बताया आरबीआई कैसे, बट हाँ बेस होता है आरबीआई रेफरेंस का। कौन सी बेस होते हैं? आरबीआई का जो रेफरेंस रेट का बेस होते हैं वो कौन सी बेस होते हैं? नहीं, बीड और आस्क तो है, बट वो कहाँ से लेते हैं? अपने मर्जी से कोट करते हैं। जो मार्केट में ट्रेड होते हैं वो मार्केट के ट्रेडिंग वाले प्राइस, क्योंकि मार्केट मॉर्निंग में जब 1 बजे तक का जितने भी ट्रेडिंग होंगे उसको क्या करेंगे, ऑन एन एवरेज करके वो आपको रेट कोट करके देंगे, ठीक है। तो वो हम आपको वेंसडे को मैं वेरीफाई करके दिखा दूंगा कि सही में वही कर रहा है या गलत कर रहा है। तो ये आरबीआई का रेफरेंस रेट है ये हमारा। तो एक लिख लीजिए इसमें, एक पाउंड 1 इक्वल्स टू रुपीज कितना था? पाउंड का जो है 101 पॉइंट, मैं पहले लिख लेता हूं फिर आप लोग लिखना, 101.1941। फिर है डॉलर 1 इक्वल्स टू रुपी 66.4003 सी। यूरो 1 इक्वल्स टू रुपी 73.8903 एंड डी है इन 100 इक्वल्स टू रुपी 55.5700। कॉपी कर लो ये। ठीक है, तो ये तो था 1 वे कोट। अब देखिए 2 वे कोट में क्या होते हैं, कहाँ पे? ये ना कभी कभी ऐसे हो तो बता देना, वो कभी कभी इसका सेंस नहीं कर पाते तो रह जाता है। ये देखिए सेकंड 2 वे कोट, ब्रिजेश गेट बंद करो ना, गेट खुला हुआ है तो। ये देखिए 2 वे कोट पे हम अगर आ जाए तो 2 वे कोट के अंदर जैसे आप बैंक में जाइए, बैंक में जाओगे तो एक रेट अब नहीं मिलेंगे, क्योंकि बैंक वहाँ पे कुछ प्रॉफिट कमाने के लिए बैठा हुआ है। तो प्रॉफिट कैसे कमाएगा? आपसे खरीदेगा सस्ते रेट पे और आपको बेचेंगे वो महंगे रेट पे। तो ये देखिए अंडर 2 वे कोट buying rate, अंडर 2 वे कोट बाइंग रेट जिसको हम लोग बिड रेट भी कहते हैं, एंड सेलिंग रेट जिसको हम लोग आस्क रेट भी कहते हैं।
अंडर 2A कोट बाइंग रेट एंड सेलिंग रेट डिफर्स। इसमें क्या होंगे, डिफर करेंगे ये। जैसे इसका अगर एग्जाम्पल के लिए देखोगे तो अब ये एग्जाम्पल तो आपको बैंक में ही मिलेगा। अब बैंक का रेट तो मैं यहाँ से नहीं दिखा सकता, वैसे हाँ अगर जैसे ये इधर भी बी पॉइंट रह गया था जी, यहाँ पे भी बी पॉइंट, ठीक है। अब अज्यूम कर लीजिए और देखिएगा अब बैंक वाले जो रेट कोट करते हैं, अब आज जाइए, अब बैंक के पास पहुँचोगे तो देखिएगा बैंक इस ये जो आरबीआई ने रेट कोट किया है इससे थोड़ा सा कम करके एंड इससे थोड़ा सा ज़्यादा करके, इससे कम करके बिड रेट रख देंगे, इससे ज़्यादा करके आपको आस्क रेट रखेंगे और ये रेट आपको बैंक कोट करेंगे। बैंक टू बैंक आपका रेट डिफर भी कर सकता है। आप जाइए अभी HDFC में चले जाओ, कुछ और रेट अगर मिलेंगे तो एक्सिस बैंक में चले जाओ, कुछ और रेट मिलेंगे, बट बहुत ज़्यादा का डिफरेंस आपको नहीं मिलेंगे। जैसे आज के रेट पे जाइए, क्या हर बैंक का बोरोविंग और डिपॉजिट रेट सेम होते? बोलो, नहीं होते, ठीक है, क्योंकि ये सारा चीज़ जो है बैंक अपने लेवल पर डिसाइड करते हैं। बट हाँ, इसका मतलब ये भी नहीं है कि HDFC अगर आपको 20% पे लोन देता है तो SBI और ICICI जो है वो आपको 5% पे लोन देंगे, ऐसा भी नहीं है। रेट जो होंगे वो ऑलमोस्ट आपका एक जैसा ही होगा। थोड़ा बहुत ये भी होते बोरोवर के वहाँ पे, तो चलो ठीक है, बोरोविंग की जहाँ तक बात है, डिपॉजिट की बात है, तो वो आपके क्रेडिटिबिलिटी को देख के भी रेट डिसाइड करके आपको देते हैं। बट यहाँ पे जब आप जाओगे तो इसी रेट के, अब जैसे अभी आपको पाउंड का 101 दिख रहा है तो 101 से थोड़ा सा ज़्यादा सेलिंग रेट रख लेंगे, 101 से थोड़ा सा कम परचेजिंग रेट रखेंगे। तो इसको ऐसे एग्जाम्पल में लिख सकते हो, ये देखिए पाउंड 1 इक्वल्स टू रुपीज से ये है 101.1000 अवलिक। जब भी लिखा जाएगा तो एक साथ लिखा जाएगा, या तो अवलिक से लिखा जाएगा या बीच में डैश रख दिया जाएगा, ठीक है जी। तो ये देखिए अब ये इधर रख देते हैं 101 पॉइंट से 3000, ये आपका एक रेट बन जाएगा जो 2A कोट हो जाएगा। हमेशा बिड रेट छोटा होगा एंड आस्क रेट बड़ा होगा। पहला लिखा जाएगा बिड रेट, बाद में लिखे जाएंगे आस्क रेट। दूसरा देखिए ये होगा हमारा डॉलर से $1 इक्वल्स टू रुपी 66 पॉइंट, मान लो ये हमारा 66.2020 और ये है, मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, कुछ लोग बोलेंगे कुछ लॉजिक लगा के, कुछ नहीं। हाँ, जो आरबीआई का रेट है उससे मैं थोड़ा सा कम कर रहा हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा कर रहा हूँ। वो बैंक चाहते हैं कि हम कितना स्प्रेड रखना चाहे, उस पर डिपेंड करेगा। ये देखिए अगर मैं इधर देखूँ तो 66.5000 कर दिया मैंने। सी अगर यहाँ देखो तो यूरो 1 इक्वल्स टू रुपी 73.5000 और इधर कर देता हूँ 74 चलो 73 रख देते हैं, 73.9500 मान लिया आपको बात। डी अब लीजिए इन 100, अच्छा ये जब भी दिख रहा है ना आपको रेट से भी पता चल जाएगा, क्योंकि देखिए कंफ्यूजन आ जाते हैं कभी कभी, चाइना का युआन या जापान का एन, दोनों का तो सिंबल सेम ही है, तो अब कैसे पहचानोगे? मान लीजिए क्वेश्चन के अंदर दे दिया तो ISO कोड होगा तो ISO कोड से पहचान लेंगे। चाइना का तो CNY और जापान का है तो JPY, ठीक है जी। और अगर नहीं तो फिर रेट से भी पता चल जाएगा। चाइना का 1 युआन इंडियन 10, अब इतना तो याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है जी। चाइना का 1 युआन यहाँ का 10 रुपीज, और अगर यही यहाँ का अगर सॉरी क्या कहते हैं जापान का 1 एन लोगे तो यहाँ का 0.6 अभी 0.55 कह सकते हो। यहाँ पे अगर अभी के रेट देखोगे तो कितना दिख रहा था आपको 0.55, तो 0.6 आप याद रख सकते हो। ये देखिए रुपीज कितना लो फिर 55.00 कर दे रहा हूँ मैं, और इधर हो जाएगा 56.0000, ठीक है जी। तो ये इस तरीके से 2A कोट मिलेंगे। अब मेन चीज जो है अब इस रेट को अप्लाई करना, ध्यान से देखिए। फॉरेन एक्सचेंज में कॉन्फिडेंस अगर कभी भी बच्चे का लूज होता है तो वो इसको अप्लाई करने में, एक दूसरा लैंग्वेज इंटरप्रेट नहीं कर पाते हैं, आधा अधूरा लैंग्वेज लिखा होगा,
यही घूमते रह जाते हैं कि किसके लिए हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, किसके लिए लॉस होंगे, किसके लिए गेन होंगे, क्योंकि एक पार्टी को जब लॉस होता है तो दूसरे पार्टी को गेन हो रहे होते हैं। और एक पार्टी के लिए तो हम ये भी कह सकते हैं कि लॉस गेन तो एक ही पार्टी के लिए है, दूसरे के लिए तो है ही नहीं। कितना देखो ना, कितना शांत लग रहा है कि बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ रहे हैं या ख्यालों में खो रहा है। हमें जो है ना डिफ्रेंशिएट करने में बहुत मुश्किल होता है। पॉजिटिव वे में लूँ, ज़्यादा पॉजिटिव लूँगा फिर गड़बड़ हो जाएगा। जितने भी आज तक पॉजिटिव वे में सोचा है हमेशा गलत ही सोचा है। हाँ कुछ कह रहे हो? दोनों को लॉस भी हो सकता है, नहीं दोनों को लॉस तो कभी नहीं होगा। थर्ड करेंसी रखोगे तब भी, अगर थर्ड करेंसी भी रखो और अगर एक, हाँ अगर कह सकते हो कि एडवर्सली एक, मान लीजिए ऐसा हो जाए, करेंसी रख दिया कौन सी, दो पार्टी है, एक मिस्टर यूएसए एक मिस्टर यूके। अब दोनों के लिए, दोनों में लड़ाई हो गया, ना डॉलर करेंसी में इनवॉइस बना ना पाउंड में बना दिया किसका, रूपी में। अब होता क्या है, रूपी डॉलर के अगेंस्ट में एक में इंक्रीज हो जाए और रूपी पाउंड के अगेंस्ट डिप्रेसिएट हो जाए, तो फिर हो सकता है या पाउंड के रेस्पेक्ट में इंक्रीज हो जाए और डॉलर के रेस्पेक्ट में डिक्रीज हो जाए। बट नॉर्मली होता क्या है, जब भी देखोगे तो रूपी अगर डॉलर के सेंस में डेप्रेसिएट कर रहा होगा तो देखिएगा पाउंड के लिए भी डेप्रेसिएट कर रहा होगा। ठीक है, तो ये होता है। तो चलो कोई नहीं, हो सकते दोनों के लिए भी लॉस हो जाए अगर थर्ड करेंसी हो तो। बट अगर एक करेंसी हो तो एक पार्टी के लिए लॉस गेन हो सकते, एक को कोई लॉस गेन नहीं हो सकता। तो वो सारा चीज़ जब डिसाइड करेंगे ना तो लैंग्वेज बहुत ही ज़्यादा स्किप किया होता है और वो डिसाइड करने में प्रॉब्लम हो जाते हैं। ठीक है, एक। और दूसरा जो है, इसमें जो बिड और आस्क रेट सेलेक्ट करोगे ना कन्वर्जन के लिए, तो वहाँ पे मिस्टेक करते हो। ठीक है, बट आप मिस्टेक नहीं करोगे क्योंकि इस पे मैं बिल्कुल तसल्ली से टाइम देता हूँ। तसल्ली से टाइम देना समझते हो ना, जितना टाइम लेना है ले लो, बट इसको हम सही ढंग से एक दिन में क्लियर कर लेते। आज हम इसी को क्लियर कर पाएंगे शायद। आइएगा इधर। तो ये था हमारा एग्जाम्पल वन वे कोट एंड टू वे कोट का। मार्केट convention regarding exchange rate। मार्केट कन्वेंशन का मतलब समझते हो क्या? परंपरा, मार्केट के रूल जो लोग वहां पे जो यूज करते हैं, कह सकते हैं हम लोग। तो ये देखिए, इसमें हमेशा एक चीज याद रखना है, जब भी एक्सचेंज रेट कोट किया जाएगा तो किसी भी एक करेंसी के साथ 1 अटैच होना चाहिए या फिर 100 होगा। कभी भी मार्केट में ऐसे रेट नहीं दिखेंगे कि $2 इक्वल्स टू रुपीज 100 समथिंग, ऐसे कभी नहीं दिखेंगे आपको। 2 पाउंड इक्वल्स टू 200 समथिंग नहीं दिखेंगे, या तो 1 के साथ दिखेंगे और बहुत ही ज्यादा वीकर करेंसी है, वीकर करेंसी का मतलब सस्ता करेंसी है, बहुत सस्ता करेंसी है अगर, तो उस केस में आपको 100 के साथ दिख जाएगा। तो देखिए, in an exchange rate there must be one currency to which one or 100 being attached। In an exchange rate there must be one currency to which 1 or 100 being attached। एक करेंसी तो ऐसा होगा ही होगा आपका, जैसे पाउंड 1 इक्वल्स टू रुपीज। अब तो मैं 100 से आपको लिख के चलूंगा 100, और एक हो सकता है आपका इन 100 इक्वल्स टू रुपीज 55। One being attached with pound।
100 being attached with in, जिसके साथ 1 या 100 अटैच होगा वो एक्सचेंज रेट उस करेंसी का कहलाता है। ये चीज याद रखना आप। ये किसका रेट है? रुपी 100 किसका रेट है? पाउंड का या रुपी का? अभी कैसा अटपटा लग रहा होगा ना सुनने में कि रुपी का रेट रुपी 100, और यही मिस्टेक जब आप करोगे तो पता ही नहीं चल रहा होगा। पाउंड का रेट है रुपी में, एन का रेट है रुपी में। दूसरा, बिड रेट पहले लिखा जाएगा एंड आस्क रेट बाद में लिखा जाएगा। ये भी मार्केट का कन्वेंशन है। ये देखिए, फर्स्ट रेट indicates bid rate and second rate indicates ask rate यानी कि सेलिंग रेट। ये जो बिड रेट लिखा है इसको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, बाइंग रेट। जैसे अगर एग्जाम्पल के लिए देखो तो अगर ये लिखूं पाउंड 1 इक्वल्स टू रुपी 100 पॉइंट, अब एग्जाम्पल लेना होगा तो मैं अदर देन 4 डिजिट भी ले सकता हूं क्योंकि थोड़ा सा लिखने में टाइम सेव हो जाएगा। बट ये देखिए 100 पॉइंट मैंने लिख दिया यहाँ पे 75। अगर ऐसा है तो ये देखिए ये कौन सी रेट को इंडिकेट करेंगे? ये हमारा बिड रेट या बाइंग रेट कह सकते हैं, और ये है आस्क रेट। बट किसके पॉइंट ऑफ व्यू से है अभी देखते हैं, उसको अभी इंटरप्रेट करेंगे, ज़्यादा अभी बहस नहीं कर रहे इस पर। ठीक है जी, अब आ जाइए तीसरा पहले लिखा जाएगा बिड रेट, सॉरी वो तो बता दिया, क्या कहते हैं, बिड रेट छोटा होगा, आस्क रेट बड़ा होगा। बिड रेट ऑलवेज लेसर देन आस्क रेट। बढ़ो आगे। अब देखिए इसमें कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर का डिस्प्यूट मिल जाएगा तो देखिए अब डिस्प्यूट को आप खुद अपने हिसाब से निपटो, मेरे को इससे कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, बस मैं आपको जो बताऊंगा वो मुझे पता है, 100% सही बताऊंगा, या नहीं आ रहा होगा तो मैं सीधा बोल दूंगा कि मुझे नहीं आता, मुझे कंफर्म करना पड़ेगा, मैं गलत नहीं बताऊंगा। ये चीज़ याद रख लीजिएगा, क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ ऐसे डिस्प्यूट अगर आते रहते हैं और मेरे से बहस करना, मैं इस चीज़ पे बहस करता ही नहीं अब आज के रेट पे। ठीक है जी, आपको जो अच्छा लगता है आप डिसाइड कीजिए, हम कुछ नहीं कहना चाहते। अब जैसे परसों की बात है, किसी लॉ के टीचर ने बोल दिया कि हमारे स्टॉक मार्केट में, अभी आपने डेरिवेटिव पढ़ा नहीं है, ठीक है, मेरे पास मैसेज ही पड़ा हुआ है, मैंने बोला कोई बात नहीं आप जाके कंफर्म कर लो। ठीक है जी, अब लैंग्वेज भी अगर मैं पढ़ के सुनाऊंगा तो ऐसे लगता है कि जैसे मेरे पे शक कर रहा है। ठीक है जी, तो देखो शक करने की आदत तो मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए आपको। ठीक है, ये देखिए क्या अभी मार्केट में जो होते हैं ना, एक डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट ट्रेड होता है ऑप्शन, उसमें 2 स्टाइल होता है, एक है यूरोपियन और एक होते हैं अमेरिकन। ठीक है, हमारे मार्केट में जो ट्रेड होते हैं यूरोपियन, और इवन जब मैं ट्रेडिंग करवाता हूं तो वहां पे लिखा भी होता है, स्टॉक एक्सचेंज में जब हम जाते हैं तो स्टॉक एक्सचेंज में लिखा भी होता है यूरोपियन पुट यूरोपियन कॉल। हाँ, ये दूसरी बात है कि पूरा लैंग्वेज नहीं लिखा होता यूरोपियन, वो लिखता है CE या PE। C का मतलब होता है कॉल यूरोपियन, P का मतलब होता है पुट यूरोपियन। अब अभी 2-3 दिन पहले किसी बच्चे के क्लास में शायद चल रहा होगा लॉ में, अब लॉ में कहाँ से क्या आ गया पता नहीं, कहते सर हमने लॉ में पढ़ा है कि इंडियन मार्केट में अमेरिकन ऑप्शन ट्रेड होता है, बट आपने तो यूरोपियन बताया था, मैं क्या समझूं।
मैंने बोला कि आप जाके वेरीफाई कर लो, मैंने स्टॉक एक्सचेंज में बहुत सारा ट्रेडिंग करवा रखा है, आपको अगर चाहिए तो मैं 1 मिनट के लिए आपको क्या करता हूँ, मैं अपना आईडी भी दे देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आप आईडी में दे देता हूँ, आप देख लीजिएगा जो ट्रेडिंग होता है, आप डिसाइड कर लो, मुझे नहीं पता। क्लियर जी? नहीं सर भरोसा तो आप पे ही है, बट मैं सिर्फ कंफर्म करना चाह रहा था। बढ़े आगे जी। तो हाँ वो तो था, थोड़ा सा 2-3 दिन का भी ताज़ा ताज़ा था तो मुझे याद था। ठीक है जी, इधर आ जाइएगा। इसमें अब कंट्रोवर्सी कैसे मिलेंगे, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं पहले आस्क्रेट भी लिखा जा सकता है, वो कुछ यूरोपीय स्टाइल का नाम देते हैं। मुझे भी स्टार्टिंग में लगा जिस टाइम पढ़ाना है चलो देखते हैं कि कैसे हो सकता है क्या। यहाँ पे कम से कम 3-4 बुक को मैंने पूरे पढ़ने की कोशिश किया कि कहीं पे ऐसा रेट कोट होता है क्या कि जहाँ पे आस्क्रेट पहले लिख दे और बिड डेट बाद में लिख दे, तो मुझे तो कहीं नहीं दिखा। और फिर भी वो पढ़ाए जा रहे तो हमें नहीं पता कि वो कहाँ से देख के बता रहे। हो सकता है कुछ एक सीक्रेट बुक हो उनके पास, हैं जी, वो जहाँ से उनके लिए पब्लिश किया गया हो, तो शायद हो सकता हो। देखो मैं इस पे बहस नहीं करना चाहते। अगर आपको किसी दोस्तों के रजिस्टर में मिल जाता है कि नहीं आस्क्रेट पहले भी लिखा हुआ हो सकता है और बिड डेट बाद में भी लिखा हो सकता है, तो वो आप जानिएगा, हमें नहीं पता हो। ठीक है जी, हमें नहीं पता है, आज तक तो मैंने नहीं देखा, बहुत ढूंढने की कोशिश किया। ठीक है जी, जब भी आपको एक्सचेंज रेट मिलेंगे पहले वाले रेट छोटा मिलेगा, बाद वाले रेट बड़ा मिलेगा, बिड डेट हमेशा छोटा होगा, आस्क्रेट हमेशा बड़ा होगा। और कभी भी अब देखिए मिसप्रिंटिंग भी बहुत होता है। अब कहीं पे मिसप्रिंटिंग होके अगर ये हो जाता है 75 और ये हो जाता है 0.5, तो हम अपना इंटरप्रिटेशन बदल देंगे, वो नहीं है। हम वहाँ पे नोट लिख देंगे कि ये क्या लिख रखा है, गलत है, और जैसे हमारे को मिलेंगे ठीक है, आप उसको मान लो, बड़ा रेट हमेशा आस्क रेट होता है। अगर कभी आज तक तो मेरे को ऐसा मिसप्रिंटिंग कभी दिखा नहीं, इसलिए बहस करना ही क्या इस पे, हो ही नहीं सकता। क्या चीज? अच्छा वो मैं दे दूं, लो ये तो बहुत सिंपल सी लॉजिक है। अच्छा चलो ठीक है, मैं एक शॉप के ऊपर हूँ, मैं स्टेशनरी शॉप है मेरे पास, मैं कैलकुलेटर खरीदता हूँ, मैं कैलकुलेटर बेचता हूँ, आपसे मैं कैलकुलेटर लेना चाहता हूँ, कितने पे लूँ? 50 रुपये में मिल जाएगा। वाह, एग्जाम्पल दे रहे। मान लीजिए मैंने आपसे 300 रुपये में कैलकुलेटर खरीदा, अब इधर वाले आ गए कहते हैं मुझे कैलकुलेटर चाहिए, मैं तो कहता हूँ ले लो मेरे से 250 रुपये में, मैं तो चैरिटी करने के लिए बैठा हूँ यहाँ पे, सामने वाले कस्टमर का सूरत देखने के लिए बैठा हूँ, कौन कस्टमर आ रहा है कौन कस्टमर जा रहा है। सही है ना जी? आप मुझे बताओ ना, आपसे मैं कैलकुलेटर अगर 300 पे बाई करता हूं तो क्या मैं 250 पे सेल कर दूं? हाँ जी, हाँ तो लो ना, करेंसी ये रहा, मैं ये है मेरे पास डॉलर, ठीक है, मैं आप मेरे पास डॉलर लेके आए, मैं कहता हूं डॉलर मुझे दे दो, आपसे मैंने डॉलर लिया 65 पे, मैंने कितने पे लिया आपसे? 65, यानी कि मैंने आपको कितना पे किया? 65 रुपी पे किया। ठीक है जी, अब सामने वाले आके कहते हैं कि मुझे डॉलर दे दो। ध्यान से देखिए, डॉलर मैंने आपसे खरीदा, अब मैं सामने वाले को डॉलर बेच रहा हूं, तो आपके मैंने 65 दे के लिया, अब मैं सामने वाले को कहता हूं 60 में बेच देता हूं, मैं आपको बेच दूं। 65 में खरीदता हूं और 60 रुपीज में डॉलर बेचता हूं, मैं तो चैरिटी करने के लिए बैठा हूं यहाँ पे। आरबीआई का रेट आपको एक सिर्फ बेंचमार्क देते हैं। जैसे मान लीजिए आपने इंपोर्ट किया आज, ठीक है, आपने इंपोर्ट किए, अब ये इंपोर्ट, ये रहा कैलकुलेटर, मैंने इंपोर्ट किया, इनवॉइस बना दिए गए थे से $5 का, ठीक है, कितना मैं इसका वैल्यू अपने बुक में एंट्री करूं? मैंने तो कोई खरीदने बेचने नहीं गया, मार्केट में तो हर सेकंड रेट चेंज होते हैं मार्केट में। जैसे यहाँ पे देखिए, ये जो आपने स्क्रीन देखा था, ये स्क्रीन बहुत इधर उधर आ गई, ये रहा, ये स्क्रीन देखा था, थोड़ा सा आप इसमें देख रहे होगे, कुछ और भी रेट था जिसपे मैंने बहस नहीं किया। प्रीवियस क्लोजिंग, ओपनिंग, हाई, लो, यानी कि पूरे डे में ओपन हुआ था, पहला ट्रेडिंग जब ओपनिंग स्टार्ट हुआ था तो 66.51 पे, पूरे दिन में सबसे ज़्यादा 66.80 पे, सबसे नीचे 66.42 पे। मैं ये कैलकुलेटर मैंने इंपोर्ट किया $5 पे, मैं कितने अपने बुक्स में दिखाऊं इसको? डॉलर तो मैं अपने बुक पे दिखाऊंगा नहीं, बताओ, हो गया ना यूज? आरबीआई का रेट यूज कर लो, किसी की जरूरत नहीं, क्योंकि बैंक में जाओगे हर बैंक का रेट क्या बनेगा आपका? डिफर करेगा। या एक और भी उपाय है आपके पास, छोड़ दो आरबीआई का रेट। अब होता है, अब 4 घंटे बोलते रहेंगे तो आवाज तो कभी कभी चेंज हो ही जाता है ना जी। हाँ चलो पानी पी लेता हूँ, ठीक है जी।
और भी एक रेट है, बताओ जिस पे हम बुक कर सकते हैं। पीछे वाले पार्टिसिपेट कम करते हो, याद रख, वैसे रैंक पीछे वाले का ही आता है, ये दूसरी बात है, बट पार्टिसिपेट कम करते हो। बताओगे जी दूसरा एक ऐसा कौन सी रेट हो सकता है जिसपे मैं ये कैलकुलेटर को बुक कर सकता हूं? हाँ जी, कौन सी रेट? ट्रिपल एडी? तो सीधा मैं उसको बोल दूं कि कस्टम डिपार्टमेंट का रेट। ये कौन था? ये तो कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गए फॉरवर्ड पे, अभी कुछ फॉरवर्ड नहीं बताया मैंने। ध्यान से देखिए, हम जब गुड्स को इंपोर्ट करते हैं तो हमारे गुड्स के वैल्यूएशन करके भी तो कोई देने वाले पर्सन है यहाँ पे। पीछे वाले बताएंगे कि मैं अगर गुड्स को इंपोर्ट करता हूं तो क्या गवर्नमेंट के नॉलेज में होता है कि मैंने गुड्स इंपोर्ट किया है? अब बैग में लेके आ गया तो वो कोई बात नहीं है, ठीक है जी। अगर सही मायने में गवर्नमेंट के रूट से, अगर चैनल से अगर मैंने इंपोर्ट किया है तो क्या इसका वैल्यूएशन गवर्नमेंट करके देते हैं आपको? कौन सी रेट पे? कस्टम डिपार्टमेंट वाले अपने रेट पे देते हैं। तो क्या बोलोगे, कस्टम डिपार्टमेंट वाले का रेट अलग होगा आरबीआई से? आरबीआई का रेट तो हर दिन बदलेगा, मार्केट का रेट हर सेकंड बदलते हैं, आरबीआई का रेट कहाँ ध्यान है? आरबीआई का रेट हर दिन बदलते हैं, आरबीआई का रेट हर दिन बदलेगा, मार्केट का रेट हर सेकंड बदलेगा। इसको क्या कहते हैं? कस्टम डिपार्टमेंट वाले का रेट हर महीने बदलते हैं। यानी कि आज डिसाइड कर लेंगे, इसको कहते थका हुआ इंसान। वो ये डिसाइड नहीं करना चाहते, कहते इतना सारे कॉम्प्लिकेशंस कौन लेके चलेगा कि हर दिन रेट बदलो। आज आ गया गुड्स तो आज कुछ और रेट था, 5 दिन तक हमारे वेयर हाउस में पड़ा रह गया, अब क्या करेंगे, कौन सी रेट लगाओ? कहते इतना सारा दिमाग नहीं लगाते हम, एक रेट डिसाइड करेंगे और 1 महीने तक चैन की नींद सोएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता कितना का रेट चेंज होगा, कितने हो जाएंगे। ध्यान से सोचो, मान लीजिए 1 महीने पहले कितना था, ये सितंबर ही है ना, नहीं ये लो 1 सितंबर की, सितंबर ने अगस्त को ले लो, ये लो स्टार्टिंग में कितना था, ये मान लो 64 के आसपास, 64 के आसपास। अभी कितना है? 66। 2 रुपये का डिफरेंस है, कहते रहने दो कोई बात नहीं, 2 रुपये का डिफरेंस से ही चल जाएगा, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है जी। नहीं, हाँ तो वही चीज तो मैं कह रहा हूं, तो चेंज हो जाएंगे तो कहते थोड़ा बहुत उतना हम ध्यान नहीं देते। यानी कि अगर कोई इंपोर्ट किया जाए तो 2 चॉइस है आपके पास, याद रखिएगा, एक आरबीआई का रेट यूज कर लो ये, या एक आप कस्टम डिपार्टमेंट का रेट यूज कर लो। हमारे पास एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके अंदर कस्टम वाले का भी रेट कोड करके दिया है। एक ही क्वेश्चन है, पूरे जितने फॉरेन एक्सचेंज में मोर देन 100 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, जिसमें एक ही क्वेश्चन है जिसमें आपको आरबीआई का रेट भी दिया है, आरबीआई का नहीं बैंक का दिया है, ठीक है जी, बैंक का रेट भी दिया है और एक आपका कस्टम वाले का भी दिया है, ठीक है जी। तो दोनों में से आप कौन सी यूज करोगे, अब वहां पे मैं बता दूंगा किसको यूज करना है। हाँ कर सकते हैं, कस्टम वाले और ज्यादा फायदेमंद होता है, बताओ क्यों? जैसे वो चैन की सांस ले रहे हैं, आप भी चैन की सांस लो, कोई कुछ क्वेश्चन ही नहीं पूछेगा आपसे। क्यों नहीं पूछेगा? ये रहा प्रूफ, देखो इतने का वैल्यूएशन करके दिया है कस्टम वाले ने, हमने अपने बुक में दिखा दिया। अब आरबीआई वाले को देखोगे तो अब आरबीआई वाले का लिस्ट आप मेंटेन करके रखो, देखो इस दिन पे ये रेट आरबीआई ने कोट किया था, इसीलिए जैसे अभी आप ऑडिट करने जाओ ना, सामने वाले को पूछो भैया ये कैसे दिखाया आपने, या सर ही बोलोगे, भैया तो नहीं बोलोगे ठीक है जी, सर ये कैसे दिखाया आपने, तो बोलते आरबीआई का रेट चेक कर लो, ठीक है जी। अब आरबीआई का रेट या तो वो आपको उसी में सपोर्टिंग लगा के दे दिया होगा, उसी के अंदर डाल दिया होगा जिससे बुकिंग किया होगा, ठीक है, इंपोर्ट बुक किया होगा तो उसी के पीछे क्या कर लिया होगा, आरबीआई का सपोर्टिंग पेपर डाल दिया होगा, किसी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो आप वहां से क्या कर लीजिए, वेरीफाई कर लीजिए। चलो चलो बहुत हो गया, आगे बढ़ो। हाँ जी, तो ऐसे ही होंगे, अगर कभी भी अगर आगे पीछे दिख जाए तो आगे पीछे बदल देना, वैसे आज तक तो मुझे दिखा नहीं, इसीलिए ऐसे सिचुएशन के लिए आप बहस ही करना मेरे लिए बेकार है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मेन जो हमारा इस 2A कोड का एप्लीकेशन देखना है और इसका इंटरप्रिटेशन करना है। सबसे पहले जो काम की बात है हम पहले उसको देखते हैं। आइएगा यहाँ पे, हेडिंग बदलते चलते हैं, एक ही हेडिंग रहेगा तो फिर प्रॉब्लम आती है। ये लीजिए एक और कॉन्सेप्ट लिख के देता हूं, बिड, आस्क एंड स्प्रेड। बिड रेट तो पहले भी बता चुका था,
ये बस फॉर्मेलिटी है। बिड रेट, बाइंग रेट ऑफ ए करेंसी is also known as bid rate। दूसरा ask rate, selling rate of a currency is also known as ask rate। यूज करते अभी खास करके हम बिड और आस्क हम यहाँ के लिए, वैसे आप दूसरे के लिए भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल तो हम करेंसी के कंटेक्स्ट में यूज करें तो करेंसी के लिए लिख देते हैं। वैसे आप सीधा आप जैसे देखोगे तो शेयर के लिए भी जाओगे तो वहाँ पे जो आपको जो पोर्टल दिख रहा होगा ना, उसमें बिड और आस्क लिख देते हैं, बेस्ट बिड रेट, बेस्ट आस्क रेट। तो फिलहाल तो हम करेंसी की बात करें इसलिए हमने करेंसी वर्ड डाला है। ये देखिए स्प्रेड, हाँ ये स्प्रेड जो है ये खास करके आपको इसी के कंटेक्स्ट में यूज किया जाएगा, ठीक है जी। ये स्प्रेड, स्प्रेड क्या होते हैं? दोनों का डिफरेंस। ये बिड और आस्क का जो डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन ask rate and bid rate is known as spread। क्या एक तरीके से देखा जाए तो स्प्रेड बैंक का फायदा बेनिफिट होंगे? क्या कहते हैं, ये इनफॉर्मल मार्केट होते हैं। ये आप अपने हिसाब से जितना मर्जी रखो। मैं कहता हूँ कि मेरा मोनोपोली चलते हैं, मैंने कैलकुलेटर खरीदा, कितने में खरीदा? 300 रुपीज़ में। अगर खरीदने वाले 400 में तैयार है तो मैं 400 में बेचूंगा। नहीं, compete करने वाले हैं बहुत सारे, मैं अगर 400 रखूंगा बट मेरे पड़ोसी तो 320 में बेचता है तो मेरे को भी मजबूरन 320 रखने होंगे। याद रख लीजिए, अगर कोई बेस होते, अगर कोई पैरामीटर होता तो हर बैंक का रेट आपको सेम दिखता। इतना ही नहीं, इवन मैं अभी करेंसी की तो बात छोड़ दो, अभी मैंने पिछले क्लास में बताया था कि आरबीआई ने 3 बार रेट कट किया, ठीक है, बट उसके बावजूद भी आरबीआई किसी बैंक वाले को ये नहीं बोल पाया, रेस्ट्रिक्ट नहीं कर पाया कि तू भी रेट कट कर, सिर्फ रिक्वेस्ट करता रहा और ये कहता है कि नहीं करता, जो करना है कर लो, ठीक है जी। तो मैं लैंग्वेज यूज करूं, कैसे यूज हुआ था, यूज करूं? ये देखिए रेपो रेट समझते हो क्या होता है? कोई बात नहीं, सारे काम किए, देखो इसी डिस्कशन के बीच क्लास के दौरान ही डिस्कशन करना होगा। अब जिस टाइम जैसे आ जाए, अब उन्होंने पूछा कुछ पैरामीटर, तो देखिए यहाँ से एक एग्जांपल मिल जाएगा कि कैसे पैरामीटर डिसाइड होता है, पता चल जाएगा। ये इनफॉर्मल होते हैं, बैंक अपने हिसाब से डिसाइड करते हैं, बट हाँ इसका मतलब ये नहीं है कि जो मर्जी रखेंगे, क्योंकि जो मर्जी रखेंगे तो फिर कस्टमर ही नहीं आएगा ना उनके पास। आज के रेट पे एक ही बैंक तो नहीं है, बहुत सारे। पहला रेट कट किया था 2015 में ही हुआ है ना, जितने भी रेट कट हुआ है, 3 बार रेट कट हो चुका है। और जब भी आरबीआई रेट कट करते हैं तो उनके पास रेट कट करने का एक ही है, रेपो रेट, दूसरा कुछ नहीं कर सकता हो। रेपो रेट कट करेंगे ऑटोमेटिकली जितने रेट है सारे कम हो जाएंगे, ठीक है जी। रेपो रेट का मतलब बताना, देखिए अब ये सारा चीज अभी बीच में मत लिखो, ये सब कुछ चीज दिमाग में भी लिखना होता है, ठीक है जी। रेपो रेट का मतलब होता है जिससे आरबीआई से भी तो पैसे लेते हैं बैंक, आरबीआई से जो कमर्शियल बैंक है वो जो पैसे लेंगे जिस रेट पे, ठीक है जी, बोरो करते हैं, वो जो बोरोइंग करने के लिए जो रेट होते हैं उस रेट को हम लोग क्या कहते हैं, रेपो रेट। तो ये रेपो रेट हो गया। ये रेपो रेट कम किया गया
0.25%, जिसको बेसिस पॉइंट भी कहते हैं, 25 बेसिस पॉइंट। बेसिस पॉइंट वर्ड इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि अगर अभी आरबीआई बोले कि मैंने रेट कट कर दिया 0.25%, ठीक है, और 8% का हमारा पहले का रेट था, तो 8 का 2.5%, 8 का 8 मल्टीप्लाई बाय 0.25%, या डायरेक्टली 8 में से एब्सोल्यूट वैल्यू 0.25%। और याद रखिएगा, लॉ के लैंग्वेज में कभी कभी कंफ्यूजन नहीं रखा जाता। अगर आरबीआई ये कहता है कि मैंने 0.25% रेट कट कर दिया, तो दो इंटरप्रिटेशन आ जाएंगे, 8 मल्टीप्लाई बाय 0.25%, 0.02% लेस करूं, या 8 माइनस 0.25%, 7.75%, क्या यूज किया जाए। तो याद रखिएगा, लॉ के लैंग्वेज में कभी भी एम्बिगिटी नहीं होता, यानी कि हम इसको कह सकते हैं कंफ्यूजन नहीं होता। इसीलिए उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए कभी भी देखिएगा, लॉ के लैंग्वेज में 0.25% नहीं लिखा होगा, कभी नहीं लिखा होगा। जब भी लिखा होगा 25 बेसिस पॉइंट, तो बोलोगे इससे क्या हुआ। अब आपका कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। अब कंफ्यूजन क्यों नहीं है, बेसिस पॉइंट यानी कि 100 बेसिस पॉइंट का होता है 1%, तो इसका मतलब ये हुआ कि 0.25% एब्सोल्यूट वैल्यू कम करना है, ना कि परसेंटेज कैलकुलेट करके कम करना है, पॉइंट के टर्म में। यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू अगर लिया जाए, जब भी किसी को बताना हो कि अच्छा चलो ठीक है 1% से हमें रेट बढ़ाना है, कंफ्यूजन है, 1% बढ़ाना है तो बेस जितना है उसका 1% कैलकुलेट करके बढ़ाऊं या सीधा 1% एब्सोल्यूट वैल्यू बढ़ाऊं, क्या बोलोगे। कंफ्यूजन है, इसीलिए लॉ में कभी भी 1% वर्ड यूज नहीं करेगा। क्या यूज करेंगे वो 100 बेसिस पॉइंट, अगर उसको एब्सोल्यूट वैल्यू बढ़ाना है तो 100 बेसिस पॉइंट लिखेंगे। अब कोई कंफ्यूजन नहीं है, जो बेस है उससे क्या कीजिए आप 1% को बढ़ा दो। याद रखिएगा, मैं आगे ये बेसिस पॉइंट को और भी बहुत सारे टाइम यूज करूंगा। बेसिस पॉइंट कंफ्यूजन को बढ़ाता है या दूर करता है, इतना भी नहीं बोल सकते, दूर करते हैं। तो 25 बेसिस पॉइंट से रेपो रेट कट हुआ, ठीक है, मार्केट में लोग खुश, ठीक है, मार्केट में रेट लोग खुश हो गए। और एनएससी जो है, उस दिन एनएससी एंड बीएससी में जो निफ्टी और सेंसेक्स का जो हमने थोड़ा सा कल जो बात किया था, वो 150 पॉइंट से निफ्टी बढ़ा था, यानी कि मेरे हिसाब से उस दिन 1.5% के आसपास या 2% के आसपास मार्केट क्या था, अप था। और मेरा उस दिन का प्रॉफिट था 1,25,000 के अराउंड एक दिन में। वो गलती से ही था, क्योंकि गलती से ये पता था कि रेट कट होंगे, और रेट कट जब भी होते हैं तो बैंक वालों का सबसे ज़्यादा मार्केट में प्राइस बढ़ता है। क्यों रेट बढ़ेंगे, क्योंकि बैंक को सस्ते रेट पे लोन मिल गया, और सस्ते रेट पे लोन मिलेंगे तो बैंक के प्रॉफिट में इंक्रीमेंट आएंगे, और इसकी वजह से क्या हो जाता है, उसका प्राइस बूम करते हैं। पता था कि कट होंगे, बट कब कट होंगे ये नहीं पता था। एक दिन पहले ही मैंने 3 बैंक का 3 बैंक में पैसे लगा दिया था और किया, और सुबह सुबह सरप्राइज रेट कट किया था। मॉनेटरी पॉलिसी में नहीं किया था उसने। पहला रेट कट जो किया था रघुराम राजन ने, मॉनेटरी पॉलिसी का डेट होता है, या तो मॉनेटरी पॉलिसी में आके रेट कट करेंगे, या वो डायरेक्टली सरप्राइज रेट कट करेंगे। उन्होंने सरप्राइज रेट 9 बजते ही उन्होंने रेट कट कर दिया था, प्रेस रिलीज बुला के कहता है कि ठीक है हमने रेट कट कर दिया। जैसे न्यूज़ देखता हूँ तो कहते हैं बैंक रेट कट सुनते ही लो मजा आ गया। मार्केट ओपन होते ही 150 पॉइंट से अप था, और मैंने 4 बैंक था, एक तो पहले से मैं होल्ड कर ही रहा था और 3 और खरीदा था, 4 बैंक में एक साथ पैसे लग गए, और उससे क्या हो गया था, फायदा हो गया था। पहला रेट कट हुआ था। अब आप देखिए, मार्केट तो खुश हो गए, मार्केट तो खुश हुआ या नहीं हुआ। अब देखिए, जितने भी बैंक था, एक ने भी अपना रेट कट नहीं किया। अब कहते हैं नहीं करेंगे। अब क्यों नहीं करा अभी बताता हूं। पहला रेट कट हुआ, किसी ने कुछ नहीं करा, तो कोई नहीं, किसी ने कुछ नहीं बोला आरबीआई ने। अब रेट कट कैसे होता है, आप मुझे बताओ। बैंक को अगर सस्ते रेट पे लोन मिल गया, ध्यान से सोचो, बैंक को सस्ते रेट पे लोन मिला किससे, आरबीआई से, तो अब ये बैंक से पब्लिक भी तो लेंगे, ठीक है, पब्लिक लेते हैं, बैंक को भी अब लो रेट पे देना चाहिए। तो बताओ, अब आरबीआई कुछ नहीं कर पा रहा है। आरबीआई कह रहे आप भी रेट कट करो, बैंक कहता है नहीं करूंगा। अब कहां गया पैरामीटर बताओ। अब आरबीआई ही सारा चीज डिसाइड करते हैं। बैंकिंग रेगुलेशन, बैंक को पे जितने भी रेस्ट्रिक्शन से कौन डालते हैं, आरबीआई। अब आरबीआई रिक्वेस्ट कर रहा है बैंक को कि रेट कट करो, बैंक वाले कहते हैं नहीं करूंगा।
ठीक है जी। बट अभी याद रखिए, ये मैं अभी तक का तो कुछ नहीं, अभी तक तो ज्यादा बोला भी नहीं। सेकेंड बार रेट कट हुआ फिर 4 मार्च को, ये भी सरप्राइज रेट कट ही था, ये भी सरप्राइज रेट था। उस टाइम नहीं, उस टाइम फिर मैंने गवाया, ठीक है जी, क्योंकि वो लालच सबसे बड़ा वो होते हैं ना। 4 मार्च को इसलिए क्या कहते हैं नुकसान हुआ, प्रॉफिट था 80,000 के अराउंड के प्रॉफिट था, क्लास में ही देखा था, ये देखो इतने का प्रॉफिट है, बट लालच और बढ़ेंगे, ठीक है जी। और उसको कुछ नहीं किया, मार्केट अप हुआ 2% का अराउंड, उस दिन भी अप था, और बढ़ेंगे, अरे कोई बात नहीं, क्योंकि उसके बाद वो बहुत बढ़ा था, ठीक है। तो वहां पे थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी लॉस हुआ था। अपॉर्चुनिटी लॉस कैसे, मार्केट जैसे बढ़ा 2%, सारे पैसे प्रॉफिट बुक करके निकल गए मार्केट से। अब होता क्या है, देखिए कैसे बुक होता है, मैंने लोअर लेवल पे बाई कर लिया, ठीक है, अब मार्केट बढ़ गया तो मैं ऊपर अपर लेवल पे जाके सेल कर दूंगा, तो मार्केट से प्रॉफिट बुक करके क्या कर गए, निकल गए। अब मार्केट से प्रॉफिट बुक करके मैं निकल गया इतना प्रॉफिट लेके, और वो बढ़ता ही गया बढ़ता ही गया, रुका ही नहीं, तो तकलीफ हुआ, अरे नहीं बेचा होता तो और ज्यादा होता। तो वो जो एक्सपीरियंस था ना, वो यहाँ पे काम कर गया, अरे अभी तो 2% बढ़ा है ना, और बढ़ेंगे, छोड़ दिया। और वो था लाइफ टाइम हाई, जो आज तक जो 4 मार्च कहता हूँ इसलिए नहीं भूलता उसको, 4 मार्च लाइफ टाइम हाई है, वो 80,000 गवाने में 1 बजे तक तो जा चुका था, और उस दिन मार्केट -100 पॉइंट पे क्लोज हुआ, ठीक है जी। उस दिन मार्केट नीचे गया, क्योंकि उसके बाद यूएस का फेड बैंक का जो है वो मीटिंग होने वाला था, और वहां पे इंटरेस्ट रेट बढ़ने की 100% चांस था, इसलिए क्योंकि यूएस का एम्प्लॉयमेंट का डेटा बढ़िया था, ग्रोथ अच्छा आया था, कहता है जैसे यूएस का इकोनॉमी सुधरेगा तो सबसे पहले अपना वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएंगे। तो वो अनसर्टेनिटी की वजह से मार्केट स्टार्ट हुआ प्लस से और बंद हुआ माइनस पे। वो 80,000 तो सेम डे पे लॉस हो चुका था, वो -10,000 के अराउंड भी जा चुका था, अरे कोई बात नहीं कल बढ़ जाएगा रहने दो, बढ़ा ही नहीं, उम्मीद करता रहा बढ़ा ही नहीं। फिर मैं आपको बताऊं -50,000 तक के जब उसमें लॉस जा चुका था एक दिन और के बाद, तो बोला नहीं नहीं अब रुकना बाकी नहीं है, तो फिर मैंने लॉस बुक करके वहां से क्या किया था, निकला था। अब देखिए 4 मार्च का रेट आ गया, 4 मार्च पे भी कितना रेट कट किया, 0.25। अब आरबीआई कहते हैं सबको उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सेकेंड टाइम रेट कट हो गया, नहीं उसी दिन नहीं बोला था, उसके 2 दिन बाद रेट कट कर लिया। कोई भी बैंक रेट कम अपना रेट कम नहीं करता। फिर सबको बुला के पूछा गया, ये जो होते हैं ना बिजनेस चैनल वगैरह, एसबीआई को बुला के पूछा, सबसे पहले एसबीआई को ही पूछा, आप रेट कट क्यों नहीं कर रहे हो, जब आरबीआई आपको रेट कट करके दे रहा है कि इकोनॉमी ग्रोथ करे। रेट कट करने का मतलब क्या है, आप लोग पार्टिसिपेट, या तो फिर बोलो ये सब काम की बात नहीं तो मैं सारे स्किप कर दूं। देखो मैं पहले ही बता रखा हूं, ये सारा चीज मुझे ना बताना हो तो मैं क्लास को आपको 65 में भी कंप्लीट कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, सीधा सिलेबस पे आ जाऊंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने तो ये भी देख लिया, इस बार फॉरेन एक्सचेंज का रिवीजन करवाया था पिछले बच्चों के लिए, ठीक है जी। तो मैंने देखा, मुझे तो नहीं लगता था कभी मैं कम टाइम में कोर्स कंप्लीट करवा सकता हूं, बट उस रिवीजन क्लास को लेके मुझे लगा कि नहीं चाहूं तो मैं भी 20 क्लास में पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा दूं, सिर्फ लिखूंगा नहीं, मुझे करना क्या है, सिर्फ बोलते जाना है बोलते जाना है बोलते जाना है, ठीक है जी। तो वही चीज़ है, तो मुझे लग गया एक क्लास में पूरे फॉरेक्स 14 क्लास रिवाइज करवा दिया, और बच्चे भी खूब खुश कि सर बहुत इफेक्टिव रहा क्लास, ये तो बिल्कुल ही रिवाइज हो जाते। आप लोग को भी वो क्लास मिल जाएगा आपको, बट मिलेगा कौन सी वाले, सिर्फ ये शांत हो जाओ ठीक है जी, सिर्फ फॉरेन एक्सचेंज का वो जो रिवीजन करवाया था वो मिल जाएगा। वो खास करके आपको रिवीजन के लिए फायदे हो जाएंगे। होता क्या है 2 साल के बाद जब भूल जाते हैं ना तो फायदा होगा, तो फिर बोलोगे सारे चैप्टर का दे देना चाहिए, कोई बात नहीं देख लेंगे, मूड बदल जाएगा तो वो भी दे दूंगा, बट अभी मूड बदला नहीं है, तो अभी तो सिर्फ किसका मिलेगा, फॉरेन एक्सचेंज का। तो ऐसे ही है, तो वो सारा चीज़ क्योंकि वहाँ पे होते, वो वहाँ पे माइंड में पहले से मेकअप होता है कि अभी जो बैठा हुआ है सारे कौन है, एग्जामिनेशन वाले। जो मैं रिवीजन ले रहा था उसमें ऑलमोस्ट जितने भी बच्चे थे सारे कौन थे, एग्जाम वाले जो भूल चुके थे। अब जब सामने एग्जाम वाले बैठे होते हैं ना तो हमारा भी सोच वैसे ही होता है, उसको ये इसकी जरूरत नहीं है, उसको किसकी जरूरत है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, कॉन्सेप्ट याद करना है। तो सिर्फ डिस्कशन किस पे, कॉन्सेप्ट पे, और कॉन्सेप्ट 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 रिवाइज करो, क्वेश्चन सॉल्व करना है नहीं, एक ही क्लास में सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज, ठीक है। तो आपको, बट आप लोग को इसलिए बताया जाता है सारा चीज क्योंकि आप तसल्ली से पढ़ रहे हो, इमीडिएट एग्जामिनेशन नहीं है, और है भी तो हम 1-2 का है तो उसकी वजह से मैं सबका जो
कॉन्सेप्ट उसको तो मैं स्किप नहीं कर सकता ना, ये सब भी जानना जरूरी है, क्योंकि ये सब आप डायरेक्टली अब नहीं कर सकते, जितना भी मर्जी टाइम लगा लो, क्योंकि ये मैंने सामने से भुगता हुआ है, मैंने देखा हुआ है, सारा मुझे याद है। बट वो चीज़ आप जितना मर्जी जाके गूगल पे पढ़ो तो एग्जैक्टली वही इंफॉर्मेशन नहीं मिलेंगे जो आपको मिलना चाहिए। ठीक है जी। आइए 2-3 दिन के बाद फिर से बिजनेस चैनल वाले, ये CNBC आवाज़ बिजनेस चैनल 2-3 आप देख सकते हो, एक CNBC आवाज़ है, एक बिजनेस क्या कहते हैं जी बिजनेस, और ET नाउ, TV18, 4 जो है वो आप इसको प्रीफर कर सकते हो। मैं सबसे ज़्यादा ET नाउ एंड CNBC आवाज़ को यूज़ करता हूँ। ठीक है जी बिजनेस वगैरह नहीं यूज़ करता। तो देखिए CNBC आवाज़ वाले ने SBI को बुला के इंटरव्यू लिया, आप रेट कट क्यों नहीं कर रहे हो, RBI इतना रिक्वेस्ट कर रहे हैं। कहते हैं क्यों करेंगे, क्या मैंने RBI से लोन ले रखा है? ध्यान से सोचो। कहता है हमने RBI से लिए हुए फंड हमारे टोटल फंड का 5% भी नहीं बनता। ध्यान से सोचिए, बैंक जो SBI जितना पब्लिक को पैसे देते हैं और जितने भी है, कहते हैं हमने टोटल फंड का तो 5% भी हमने RBI से नहीं ले रखा है, तो हमें कहाँ रेट कट का बेनिफिट मिला जो हम सस्ते रेट पे गवर्नमेंट को पब्लिक को देंगे, हम पैसे कैसे देंगे, नहीं दे सकते। दूसरा, या अगर उसको रेट कट कर, अगर SBI कहते हैं कि अगर ग्रोथ में ही बेनिफिट करवाना है और हमसे रेट कट चाहता है अगर RBI, तो एक काम कर ले, या तो वो CRR रिड्यूस कर दे। CRR रिड्यूस करेगा तो हमारे पास जो इतने सारे पैसे जो ब्लॉक हो रखा है वो पैसे मैं मार्केट में रिलीज करूंगा, तो वहां से मेरा कमाई आ जाएगा, मैं सस्ते रेट पे दे दूंगा लोन लोगों को। या तो वो CRR को रिड्यूस करे, CRR तो रिड्यूस कर नहीं रहा है, एक चीज। दूसरा, कहते हैं या तो पोस्ट ऑफिस वाले का रेट वो कम करवा दे। ध्यान से सोचिए, 2 चीज बोला था। SBI कहते हैं कि मैं पब्लिक को सस्ते रेट पे लोन दूंगा, बट 2 ही कंडीशन में दूंगा, या तो CRR कम कर दे, मेरे पैसे रिलीज हो जाएगा, मैं पब्लिक को दूंगा सस्ते रेट पे, कमाई हो जाएगा मुझे, या एक काम कर ले पोस्ट ऑफिस का रेट कम करवा दे। उसको कैसे लिंक किया, कहते हैं हमारे पास मोस्टली जो पैसे आए हुए हैं वो पब्लिक से, मैंने पब्लिक से जो डिपॉजिट ले रखा है, यानी कि जो बोरिंग कर रखा है, आप डिपॉजिट करते हो तो बैंक क्या करते हैं, बोरिंग। कहते हैं मैंने जो पैसे ले रखा है, या तो मेरे को डिपॉजिट रेट कम करना होगा, जब मैं डिपॉजिट रेट कम करूंगा तब मैं पब्लिक को सस्ते रेट पे लोन दे सकता हूं। अब मैं डिपॉजिट रेट कम कर नहीं सकता, इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि पोस्ट ऑफिस वाले ने ज्यादा रेट रखा हुआ है। मैं जैसे डिपॉजिट रेट कम करूंगा मेरे पैसे मूव कर जाएगा किधर, पोस्ट ऑफिस की तरफ, उसमें भी तो डिपॉजिट होते हैं, उधर मूव करेगा। मैं डिपॉजिट रेट कम कर नहीं सकता, मैं पब्लिक को कहां से सस्ते रेट पे लोन दे दूं, बताओ मुझे को, बताओ आप मुझे कोई ग्राउंड दिखाइए जो मैं सस्ते रेट पे लोन दे सकता हूं। कहता है इसीलिए हम नहीं कर पा रहे। ठीक है जी, नहीं किया, सीधा मना कर दिया। बताइए कहां गया रूल्स एंड रेगुलेशन, RBI इतना भी इंपोज नहीं कर सकता। क्लियर है जी। इसका मतलब ये है RBI एक रूल बनाते हैं, बट अल्टीमेटली ये सारा डिसीजन कौन लेता है, बैंक खुद। फिर उसके बाद फिर कुछ दिन के बाद हुआ तो सबने जब इतना सारा बोला, सब बोलता रहा, कहता है जब अब RBI क्या कहते हैं कि देखो हमने तो अपना काम कर लिया, अब बैंक वाले नहीं करता है तो नहीं करता, हम क्या करेंगे, आप कहते हो कि इकोनॉमिक ग्रोथ करवाना है, अब बैंक वाले नहीं मनमानी करे तो हम क्या करेंगे। जब इतना लोगों का सुना तो कहता है चलो कोई बात नहीं, कर देता हूँ रेट कट। पहला बार किया SBI ने 0.15%, और ये रेट कहां से कट करते हैं लोग, किस चीज को कट करते हैं, बेस रेट। बिल्कुल सही। ये जो जितने भी बैंक होते हैं, बैंक जो लोगों को बोरिंग, अब ध्यान से सोचिएगा, बोरिंग 2 रेट से होंगे। आप जाइए बैंक में 2 रेट मिलेंगे आपको, कौन कौन सी रेट मिलेंगे बताओ, आप जाइए बोरिंग का 2 रेट मिलेगा। ये देखिए आप जाइए बैंक में बोरिंग करने, बोलिए कि मुझे बोरिंग चाहिए, वो कहते हैं हमारे पास देखिए ये रेट अवेलेबल है, या तो आप 10.5% पे बोरिंग कर लो, या एक काम कर लो बेस रेट प्लस 2% पे लोन ले लो। बोलोगे बेस रेट क्या है, कहता है मान लीजिए बेस रेट हमारा उस टाइम का जो मैंने अभी एग्जांपल दिया उसके हिसाब से ये है 8.5%। आप तो बोलोगे सेम ही बात है, एक ही बात है, नहीं है, एक बात नहीं है, क्योंकि अगर ये बेस रेट कम होंगे, अगर बेस रेट कम होंगे आने वाले टाइम पे, तो आपका बोरोइंग रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बट अगर इस पे लोन लेते हो तो आपका लोन रेट कम नहीं होगा। सही है। तो ध्यान से देखिए, फिर उसके बाद दोबारा भी बहुत सारे एनालिसिस होता था इंटरेस्ट रेट कट के बाद। फिर कहते हैं क्या इस बेस रेट को कट करने से, तब अब सब बैंक ने कम किया, अभी कीजिएगा, अभी देखिएगा 0.5% कम किया था इसने 3 दिन पहले, ये HDFC ने 3 दिन पहले HDFC ने अपना बेस रेट को 0.5% से, इतना बड़ा 0.5% कम किया था, जिसके अगले दिन DLF का प्राइस जो है सीधा 5% से बढ़ा था।
परसों की बात है, परसों डीएलएफ का प्राइस जो है 5%, मार्केट पूरा नीचे गया था बट डीएलएफ का प्राइस 5% बढ़ा था, क्योंकि डीएलएफ पूरे के पूरे डेट से आज के रेट पे डूबा हुआ कंपनी, आज के रेट पे डेट का, अगर आप डीएलएफ का अगर बैलेंस शीट दिखाऊंगा मैं आपको, जब जरूरत पड़ेगा उस टाइम दिखाऊंगा, डीएलएफ का बैलेंस शीट देखने जाओगे तो आज के रेट पे फुल्ली डेट से डूबा हुआ है, ये डेट इतना ज़्यादा है और उसका आरओआई कम है, इसकी वजह से आरओई जो होता है मतलब इक्विटी का रिटर्न बहुत कम हो जाता है, इसीलिए इसका प्राइस जो है अभी लाइफ टाइम नीचे जा रहा है, 100 से भी नीचे, यानी कि अभी आज के रेट पे 100 रुपये ट्रेड हो रहा है, जबकि ये कभी 700 रुपये भी पहुंचा था। क्लियर है जी? और ये एक साल के अंदर 200 से पहुंच गया है कितने पे, 100। तो ये डेट से डूबा हुआ कंपनी है। जैसे ही बेस रेट कम हुआ तो मुझे बताइए लोन के इस पे इंटरेस्ट कॉस्ट कम हो जाएगा, हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। और याद रखिएगा जब जब इंटरेस्ट रेट कट हुआ था टॉप गेनर में डीएलएफ रहा, ठीक है जी, उस टाइम के लिए, उस दिन के लिए। तो इसीलिए आप ये बोलो कि नहीं कुछ होना चाहिए तो ये नहीं कह पाओगे, क्योंकि बैंक जो ये सारा चीज़ अपने हिसाब से, हाँ तो थोड़ा सा इस पर भी बहस कंप्लीट कर दूं। ये जो बेस रेट +1 है तो फिर वहाँ पे बहस हुआ, कहते क्या इस बेस रेट को कम करने से क्या एक कंज्यूमर को बेनिफिट मिलेगा? बस लास्ट है ये, कंज्यूमर को बेनिफिट मिलेगा? कितने कहते हैं कि बेस रेट कम करने से कंज्यूमर को बेनिफिट मिलेगा? हैंड रेज करके दिखाओ। अरे बहुत सारे लोग हैं, चलो कम से कम सही हो या गलत हो हैंड तो रेज कर रहे हो, नहीं तो कुछ तो पिछले बैच ऐसे थके हुए थे, कुछ भी पूछो 2 + 2 कितना होगा, उसमें भी हैंड रेज नहीं होगा 100% का, क्योंकि वो ये समझते हैं कि हैंड रेज करवा रहे टीचर अपना टाइम खराब कर रहे। ठीक है जी। अच्छा, बेस रेट कम होने से कंज्यूमर, ध्यान से देखिए, अच्छा मैंने क्या वर्ड यूज किया था, कंज्यूमर यूज किया था, रिटेल कंज्यूमर, जो जनरल पब्लिक की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है जी, जनरल पब्लिक की बात कर रहा हूँ, कंज्यूमर बहुत सारे तरह के होते हैं। क्या बेस रेट कम करने से जनरल पब्लिक का खर्चे जो है कम हो जाएगा? इसमें हैंडेज करो, जनरल पब्लिक का खर्चे कम हो जाएगा बेस रेट कम करने से, बोरिंग कर उससे, कितने कहते हो हैंडेज करो? अब कोई नहीं करा, कंपनी का खर्चा कम हो जाएगा। देखिए याद रखिए, कितने आपके जानने वाले में, मान लीजिए आप लोगों के फैमिली में भी लिए होंगे या बहुत सारे, आप अपने जानने वाले को पूछना, आपने जो लोन लिया, हाउसिंग लोन लिया हो, कार लोन लिया हो, कुछ भी लिया हो, उसमें से 10 से जाके आप क्या कहते हैं रिसर्च कीजिए, 10 से पूछो आप कि आपने लोन रेट कितने रेट पे लिया है, एक भी इसमें से मिल जाए बेस रेट प्लस समथिंग बोलने वाले तो मुझे बताना। नहीं मिलेगा। इसका क्या मतलब है? इंटरेस्ट रेट कट भी कर देना, बेस रेट कम भी करेंगे तो वो बेनिफिट अल्टीमेटली किसके पास जाएगा? जिसने जिसने लोन लिया होगा। फ्लोटिंग इसको कहते हैं हम लोग, आगे जो बोलेंगे जी फ्लोटिंग रेट बोलेंगे इसको। ठीक है जी, तो फ्लोटिंग रेट पे जिसने लोन लिया होगा उसी को अल्टीमेटली बेनिफिट मिलेगा। जिसने फिक्स रेट पे लोन लिया उसको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। चाहे मैं कहता हूं आज के रेट पे बेस रेट हो जाए 2%, सब बैंक ने रेट कट कर दिया, आरबीआई ने भी कर दिया अपना रेपो रेट 0%, लो फ्री में पैसे लो। ठीक है जी, बैंक को कहते फ्री में पैसे दो, खूब प्रोडक्शन करेंगे, सिर्फ होगा क्या, इन्फ्लेशन ही तो बढ़ेंगे, देख लेंगे बाद में इन्फ्लेशन को। ठीक है जी, आप मुझे बताइए क्या इस केस में भी आपका बोरिंग कम होंगे? आपको बहुत तकलीफ होता है तो एक काम करो, पुराना लोन को रिपे कर दो, नया लोन ले लो, या मैं आगे और भी टेक्निक बताऊंगा। इस टेक्निक से बचने के लिए हमारे पास एक टेक्निक है जिसको हम लोग कहते हैं इंटरेस्ट रेट स्वैप। आगे मैं बताऊंगा आपको ओटीसी डेरिवेटिव में इंटरेस्ट रेट स्वैप को भी यूज करके आप अपने फिक्स वाले लोन को कन्वर्ट करवा सकते हो, किस में? फ्लोटिंग में। ठीक है जी, तो ये आपका उपाय था। तो चलो इसको हम बहस नहीं करते आज, ये अब आते हैं इधर। हाँ जी, स्प्रेड को हम लोग कह सकते हैं बेनिफिट है ये बैंक का। देखिए in other way we can say, रेट चल रहा है बदल दो, in other way we can say spread is क्या कह रहे हो? स्प्रेड इज बेनिफिट ऑफ बैंक
स्प्रेड जो है ये बैंक का बेनिफिट है बिड और आस्क रेट से। अभी बैंक को बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे, ये तो बिड और आस्क को डिफरेंस लेके जो बिड ये बेनिफिट है वो है। अभी फिर होलसेल मार्केट और रिटेल मार्केट में जाएंगे, फिर उसमें भी मार्जिन रखेगा, बहुत सारे मार्जिन रखते हैं यहाँ पे, ठीक है जी। तो अभी फिलहाल बिड और आस्क रेट के डिफरेंस से बेनिफिट बोल सकते हैं। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, स्प्रेड इक्वल्स टू आस्क रेट माइनस बिड रेट। अगर परसेंटेज में निकालना हुआ तो एक बार परसेंटेज में भी निकालने को क्वेश्चन आ गया। देखिए परसेंटेज स्प्रेड अगर निकालना हो तो ये आ जाएगा हमारा आस्क रेट माइनस बिड रेट डिवाइडेड बाय। अब देखिए एक परसेंटेज निकालने का टेक्निक है, इसमें कभी भी बहस नहीं करना है। अब मैं कहता हूं कि मेरे को परसेंटेज प्रॉफिट सेल पे निकालना है, मेरे को परसेंटेज प्रॉफिट कॉस्ट पे निकालना है, आपकी चॉइस है, कॉस्ट पे निकालना है कॉस्ट पे निकाल लो, सेल पे निकालना है सेल पे निकाल लो, कोई रूल नहीं है। बट हाँ अगर इंस्टीट्यूट की अगर मैं बात करूं, दोनों इंस्टीट्यूट सीए इंस्टीट्यूट भी सीएमए इंस्टीट्यूट ने भी अपने स्टडी मैट और आंसर के अंदर जो उन्होंने डाला है वो कौन सी रेट है, बिड रेट। तो मैं आपको बिड रेट ही लिख के दे देता हूँ। अब कुछ लोग आस्क रेट ही लिखते हैं, तो अब छोड़ो, कुछ लोग से आपके इंस्टीट्यूट किसको डालते हैं, बिड रेट को, ठीक है। और आस्क रेट भी डाला जाएगा तो गलत नहीं होगा, एक परसेंटेज निकालने का बेस है, जिस पे मर्जी निकाल लो आप, ठीक है जी। तो ये था स्प्रेड। अब देखिए इसका जो 2A कोट है इसको अप्लाई करना हमें जानना है। हो गया यहां तक? इंटरप्रिटेशन and application of two-way quote, interpretation and application of 2A quote to convert one currency into another करेंसी, एक करेंसी को दूसरे में कन्वर्ट करना। मान लीजिए बैंक अगर रेट कोट करते हैं, रेट कोटेड बाय SBI ले लेता हूं। रेट कोटेड बाय SBI ये है $1 इक्वल्स टू रुपी 65.50, मैं 2 डिजिट ले रहा हूं, 65.90। ये आपको रेट कोट करके देते हैं अगर, तो बताइएगा इसको इंटरप्रेट कीजिए क्या मतलब इसका। ये देखिए ये जो हमारा 65 है, ठीक है, बिड रेट है, बट किस करेंसी का, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, डॉलर का। क्योंकि यहां कंफ्यूजन इसलिए होते हैं, एक इंसान अगर खरीदता है तो दूसरे बेच रहे होते। जैसे देखिए अभी मैंने इनसे डॉलर खरीदा था, तो मैंने डॉलर खरीदा था ना, बट उन्होंने तो डॉलर को बेचा था। तो मुझे बताओ सेम रेट एक पर्सन के लिए बिड रेट होंगे तो दूसरे के लिए वो आस्क रेट होगा। अब सोचो मैं जाता हूं SBI में, क्या ये मैं अपना रेट लेके गया हूं या SBI ने रेट कोट किया है? SBI ने। तो SBI सस्ते रेट पे खरीदेगा, इसका मतलब मुझे सस्ते रेट पे बेचना पड़ेगा, ठीक है। SBI कहता है कि मैं, मान लीजिए हमारे पास ये डॉलर है, मैं डॉलर SBI को देता हूं तो SBI खरीद रहा है,
तो एसबीआई को कौन सी रेट अप्लाई करवाएगा? 65.50। ये डॉलर है, डॉलर। तो ये देखिए, इस केस में हम लोग इसको ऐसे कह सकते हैं, ये है बिड रेट ऑफ डॉलर करेंसी, बिड रेट ऑफ डॉलर करेंसी फॉर एसबीआई। ये है आस्क रेट ऑफ डॉलर करेंसी फॉर एसबीआई। अगर मैं इसको इनडायरेक्टली बोलूं तो ये भी कह सकता हूं, कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो ये आस्क रेट बन जाएगा, वो बिड रेट बन जाएगा। बहुत बार मेरा भी मूड करता है कि यही बोल दूं सीधा, आप माइंड में सेट कर लो, मुझे सस्ते रेट पे बेचना है, महंगे रेट पे खरीदना है, ठीक है। कुछ दूर तक तो काम चल जाएगा, 7, 8, 9 क्लास तक तो काम चल जाएगा इस कॉन्सेप्ट से। उसके बाद जाके मिस्टेक करना स्टार्ट करोगे, जब कैंसिलेशन आएगा, मॉडिफिकेशन आएगा, एक्सटेंशन ऑफ आवर, वहाँ पे जाके इतना ज़्यादा कचरा होने लगते हैं कि सारे मिस्टेक हो जाते। तो इसीलिए थोड़ा सा ही टाइम ही लगा के सही अभी से ही माइंड में एक ही कॉन्सेप्ट को सेट करते हैं कि जब भी मुझे बिड और आस्क सोचना है तो अपने लिए नहीं, बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच देते हैं, कभी मिस्टेक नहीं करोगे, ठीक है। तो ये देखिए, बिड रेट ऑफ डॉलर करेंसी फॉर एसबीआई, इसको मैं ऐसे भी इंटरप्रेट कर सकता हूं। ध्यान से देखिए, एक और बॉक्स ले लो और देखिए, लिखने में कभी कंजूसी मत करना। और कुछ लोग होते हैं ना, कैजुअली लिख रहा होता है, बैठ जाते हैं ऐसे 120 डिग्री पे और ऐसे ऊपर रख लिया होगा, दिख भी रहा है, कुछ लोग ऐसे सीट पे रखा होगा और ऐसे ऐसे लिख रहा होगा। वो जो लिखते हैं ना तो उसका हैंडराइटिंग कभी बढ़िया बन पाते, पता ही नहीं चल रहा था एरो कैसे लगाते हैं। और याद रखिएगा, जब भी आप अगर इस 120 डिग्री पे बैठ के कॉपी करते हो ना, तो आपके रजिस्टर आप खुद भी नहीं पढ़ पाओगे। ये चीज़ मैं आपको लिख के देता हूँ। और मेरे जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे ना, वो ऐसे एक भी कॉन्सेप्ट नहीं होंगे जिसके अंदर डायग्राम नहीं बनेगा, चाहे कुछ भी हो, ठीक है जी। तो कम से कम आप लिखने वाले जो वर्डिंग है वो जितना मर्जी टेढ़ा लिखो, डॉक्टर का लैंग्वेज लिखो, चलेगा, बट कम से कम डायग्राम वगैरह जो बनाओगे ना, वो संभल के बनाना, क्योंकि एरो लगाना है, ऊपर की तरफ लगा दोगे, नीचे की तरफ सारे के सारे कचरा हो जाएगा कॉन्सेप्ट का। ये देखिए, यहाँ पे आ गया, लो मैं पहले ऊपर लेता हूँ। जो नॉर्मली हम जब भी अगर डायग्राम बनाएंगे ना, तो बैंक को मैं नीचे ही लेता हूँ। तो ये रहा, मैंने ले लिया इधर बैंक, इधर है कस्टमर, ये है कस्टमर और ये है बैंक। अब मुझे बताइए, बैंक क्या कह रहा होगा कि मुझे अगर डॉलर खरीदना हो तो मैं रुपी अगर देता हूं, तो ये देखिए, अगर डॉलर इधर 1 आएगा तो इस तरफ रुपी 65.50 जाएगा। और अभी जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, इसको जितना मर्जी इंपॉर्टेंट लगा दोगे वो भी कम पड़ जाएगा। वेरी 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 डॉट 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 इम्पोर्टेंट, ठीक है जी। यही आपको कॉन्फिडेंस लूज करवाएगा। ये देखिए, ये बैंक हो गया। अब अगर यहां आगे बढ़े, ये है कस्टमर, फिर इधर है बैंक। अब एरो किधर की तरफ जाएगा, सोचो। बैंक अगर डॉलर देता है कस्टमर को तो उस केस में कहता है, ये सिस्टम प्रॉब्लम है। दो तरह का रिस्क होता है, एक सिस्टमेटिक, एक होते हैं अनसिस्टमेटिक। जो अपने पार्ट का डिफॉल्ट होते हैं उसको कहते हैं अनसिस्टमेटिक। ये मेरे पार्ट का डिफॉल्ट नहीं था, ये सिस्टम प्रॉब्लम था, इसीलिए इसको सिस्टमेटिक रिस्क कहते हैं। आप तो जस्टिफाई तो करना ही पड़ेगा ना। ये देखिए, $1 रुपीज इधर अगर जाएगा तो ये आएगा 65.90। तो अगर दोनों कैश फ्लो को मिलाइए तो देखिएगा, दोनों कस्टमर का अगर मिलाया जाए तो बैंक के जेब में 0.40 का
बेनिफिट आ रहा होगा। सही है। अगर कभी जरूरत पड़ा, अगर इसी रेट को रुपी बनाने का, तो कैसे करेंगे देखेंगे। याद रखिएगा अभी डॉलर का रेट है, इसीलिए $1 खरीदा जा रहा है। ठीक है, मैं एक काम करता हूं, एक दूसरा रेट देता हूं। ये था हमारा, ये था 1 पहला, ये एसबीआई ने रेट कोट किया था। एक यूएस में अब चले जाओ, यूएस में कौन सी रेट कोट किया जाएगा। आप एक चीज और देखिए, अब इसके बाद हम डायरेक्ट कोट इनडायरेक्ट कोट भी पढ़ेंगे। होता क्या है, किसी भी कंट्री में जाओगे तो वो अपने करेंसी को कभी कोट नहीं करता। बैंक में जाइए, कभी ₹1 के रेट नहीं देंगे आपको। जब भी जाओगे तो फॉरेन करेंसी का रेट देगा, क्योंकि यहां पे कोई खरीदने बेचने जाते हैं फॉरेन करेंसी। बट देखा जाए तो इनडायरेक्टली आप अपने करेंसी भी बेच रहे होते हो। मैं कहता हूं मैं डॉलर खरीदने गया, इसको दूसरे तरीके से भी बोल सकते हो, मैं रुपी बेच रहा हूं, क्योंकि आप रुपी भी तो दे रहे हो उसको। रुपी दे रहे हो, डॉलर ले रहे हो, तो क्यों कह रहे हो कि डॉलर खरीद रहा हूं, रुपी बेच रहा हूं, ये क्यों नहीं कह रहे हो आप। क्योंकि बैंक ने जो रेट कोट करके दिया था, किस चीज का, डॉलर का। ठीक है जी। अब अगर बैंक ने रुपी का रेट कोट कर दिया, तो अगर बैंक ने रुपी का रेट कोट कर दिया, बोलोगे एसबीआई तो नहीं करेगा। मान लीजिए एसबीआई नहीं किया, यूएस बैंक ने कर दिया, अब क्या करोगे, तो फिर रुपी खरीदने बेचने की बात करना होगा। और क्वेश्चन में ये तो नहीं बोलेगा कि इंडियन बैंक का रेट है या यूएस बैंक का रेट है। यूएस बैंक दे या एसबीआई दे, या फिर क्या कहते हैं स्विस बैंक दे, या मैं कह सकता हूं चाइना का बैंक दे, कोई भी दे, किसी भी बैंक के रेट आपके अंदर हो सकता है और आपको उसी रेट से सोचना पड़ेगा। तो ये आइएगा, मैं दूसरा रेट देता हूं एक यूएस बैंक का। रेट कोटेड बाय, एक यूएस बैंक ले लिया मैंने, ले लो सिटी बैंक ले लो। आइए यहां पे मैं एक रेट कोट करके देता हूं। यूएस वाले कहता है मैं तो डॉलर नहीं खरीदता बेचता, वो किस चीज का रेट देगा, रुपी का। मान लीजिए इसने रेट कोट कर दिया ₹1 इक्वल्स टू $, जीरो पॉइंट, हाँ बिड रेट ही तो है, 0.0150। ठीक है, और फिर ये रेट कोट करके देते $0.01 से 60। कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है, हमेशा नहीं होता है। जैसे हमारे लिए छोटा था तो जब हमेशा छोटा दिखेंगे, कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, जैसे अभी आपका एन का रेट था, ठीक है, 2 वीका करेंसी में होते तो नॉर्मली बनेंगे। यहाँ पे 100 के लिए कोट करना चाहो कर सकते हो, ठीक है, बट कोई जरूरी नहीं कि आपको 100 में मिलेंगे। आप जाके देख लीजिए, आपको रेट जो मिलेंगे वो ₹1 का ही मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ अगर मैं आगे बढ़ूं तो अब इसमें तो लो, यहाँ तो डायग्राम ही नहीं बनेगा। नेक्स्ट पेज पे लेता हूं, चलो ऐसे कर देता हूं, कनेक्टर यूज करते हैं। हाँ जी, ये कनेक्टर यूज कर दिया। अब नेक्स्ट पेज पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऐसा क्यों ना कर ले, उसी पेज पे डाल देते हैं। ये आइएगा, आप यहाँ पे देखिए, इसको हम लोग बोलेंगे, ये कौन सी रेट है, बोलो, बिड रेट किसका, नहीं पहले करेंसी तो बताओ, बिड रेट ऑफ रुपी करेंसी फॉर यूएस बैंक। इसको हम लोग कह सकते हैं आस्क रेट
ऑफ rupee currency for US बैंक। ठीक है, अब इसको मैं अगर आगे बढ़ाऊं तो ये देखिए, ये है कस्टमर, फिर इधर आ गया बैंक, एरो लगाना किधर की तरफ जाएगा, ध्यान से देखिएगा, अब रुपी जाएगा नीचे की तरफ। दोनों में डिफरेंस देखिएगा क्या है, वहां पे डॉलर जा रहा था बैंक की तरफ, क्योंकि बैंक कह रहा था कि मैं डॉलर खरीदूंगा। तो देखो बैंक डॉलर बाई कर रहे, बैंक बाइज डॉलर। यहां देखो ऊपर की तरफ जा रहा है, बैंक के बाहर है, बाहर की तरफ एरो है, इसका मतलब ये है बैंक सेल्स डॉलर। बैंक यहां डॉलर बेच रहा था, इसका मतलब कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो उल्टा हो जाएगा, बट मैं कस्टमर को दिमाग में लाना ही नहीं हमें, क्योंकि रेट जिसने कोटा है वो रेट जिसने कोट किया है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमें सोचना है। इधर आइए, अब उसमें एक लाइन तो लिखा था, दिख गया? तो अब आ जाइए इधर कस्टमर, अब देखिए बैंक को बाई करना है तो अब रुपी आएगा इधर 1, और फिर इधर जाना हो तो डॉलर। अब यहां पे रेट जो अप्लाई होंगे वो डॉलर 0.0150। देखिए बैंक रुपी बाई कर रहा है, ये है बैंक वाइज रुपी। कस्टमर यहाँ पे रुपी का साइन जो है वो रुपी बाहर की तरफ जाएंगे क्योंकि रुपी बेचेगा, और इसके लिए यहाँ से डॉलर 0.0160, यहाँ पे बैंक सेल्स रुपी करेंसी। कभी भी कस्टमर के लिए बिड आस्क नहीं सोचना है क्योंकि रेट कोट किया है ये बैंक ने। ऑलवेज थिंक फॉर बैंक as rate is quoted by bank not customer। आपने अपना रेट नहीं कोट किया है जो अपने लिए सोचोगे। हाँ, चाहो तो उल्टा सोच सकते थे, बहुत बार मूड किया कि उल्टा ही सोच के काम चला लेते हैं, बट वो फिर आगे जाके प्रॉब्लम आ जाते, इसीलिए ऐसा काम ही नहीं करेंगे हम अभी। ठीक है जी, तो ब्रेक का भी टाइम होता है, तो इसके बाद एक एग्जाम्पल देंगे। अब इस चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, बिड और आस्क रेट, फिर आगे बढ़ेंगे। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद।